शाम को दू लिंगलिंग और उसकी बेटी घर वापस नहीं गए। जब वू शिउमेई और बाकी लोग काम से लौटे, उन्होंने दोनों को अपने घर वापस लाया। थोड़ी असुविधा महसूस होने के कारण वान झिक्सिन पास के एक अकेले पुरुष सहकर्मी के घर रहने चली गई। घर में कोई अजनबी पुरुष नहीं था, तो माँ और बेटी थोड़ी सहज हुई। वू शिउमेई ने उनके लिए पानी का गिलास भरा और फिर धीरे से पूछा कि असल में हुआ क्या था। दू लिंगलिंग की माँ ने हल्की सांस ली और फिर वू शिउमेई और दूसरों को सारी बात बताई। असल में दू लिंगलिंग का पिता शुरुआती सालों में इतना हिंसक नहीं था। वह शुरू में अपनी पत्नी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन दोनों की शादी करीब 10 साल तक हो गई थी और उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। इसके बावजूद दू लिंगलिंग का पिता रोज बस थोड़ी बहुत शिकायत करता था, कभी भी मार नहीं करता था। जब दू लिंगलिंग की माँ 30 साल की हुई, तब वह गर्भवती हुई और दू लिंगलिंग को जन्म दिया। शुरू में ये खुशी की बात थी। भले ही पहली संतान लड़की थी, दू लिंगलिंग के पिता लंबे समय तक खुश रहे और परिवार में अच्छे दिन आए। लेकिन दू लिंगलिंग की मां के जन्म के बाद उसका शरीर फिर कभी गर्भधारण के योग्य नहीं रहा। इसके बाद दू लिंगलिंग का पिता बाहर के लोगों के तानों और मजाक का शिकार होने लगा। लोग कहते थे, बेटा नहीं हुआ तो कुल खत्म। धीरे धीरे उसके अंदर की खींच बढ़ती गई। वह हमेशा कमजोर स्वभाव का था, इसलिए गुस्सा बाहर निकाल नहीं पाता था, तो वह अपने गुस्से को घर ले आता। पहली बार जब वह गुस्से में घर आया और दू लिंगलिंग की मां को मारा, तो उसे जैसे जीवन का आनंद मिल गया। उसे पहले कभी न मिली संतुष्टि मिली और वह पुरुष के रूप में अपना आत्मसम्मान लौटाने लगा। दू लिंगलिंग की मां की दया और विनती उससे उसे कोई असर नहीं करती थी, बल्कि और गुस्सा बढ़ जाता। मेरा भी दोष है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी और दू लिंगलिंग को बेटा नहीं दे पाई। लिंगलिंग के पिता पर लोग बाहर से ताने मारते हैं, इसलिए उनका गुस्सा तो स्वाभाविक है। दू लिंगलिंग की मां धीरे धीरे अपनी गलती मानने लगी और खुद को दोष देने लगी। जियांग युआन ने उनकी बातें सुनी और वू शिउमेई की तरफ देखा। वास्तव में वह आदमी पूरी तरह से धोखा खा गया था, सोच रहा था कि सारी गलती सिर्फ उसकी है। जियांग युआन ने उसे देखा, अपनी सुंदर आंखों से देखते हुए धीरे से कहा, बेटा हो या बेटी, ये पुरुष की जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। अगर बेटे की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो इसका दोष भी उसी का है। दू लिंगलिंग की मां के चौंकते चेहरे को देखकर उसने आगे कहा, और बेटी होने में क्या गलत है? देश ने भी कहा है कि बेटा हो या बेटी, वे सब आपके अपने बच्चे हैं। सबसे दुखद बात यह नहीं है कि कोई आदमी बेटी को महत्व नहीं देता और अपने वंश के खत्म होने की चिंता करता है। सबसे दुखद यह है कि महिलाएं खुद ऐसा सोचती हैं। यहाँ तक कि महिलाएं खुद अपने आप को हार मान लेती हैं। अगर शादी करती हैं तो वे किसी और के परिवार की हो जाती हैं, और अक्सर वही महिलाएं औरतों के लिए मुश्किलें बढ़ाती हैं। महिलाओं के लिए इतनी बड़ी दुनिया में जीना आसान नहीं है। उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, न कि औरतों को ही अपमानित करना चाहिए। दू लिंगलिंग की मां ने ये सब सुनकर और भी ज्यादा हक्का बक्का महसूस किया। उसकी आंखों में उलझन की झलक थी। स्पष्ट रूप से अब तक किसी ने उनसे कभी ऐसा बात नहीं की थी। वे दिल से मानती थी कि औरतों का काम अपने पति का ध्यान रखना है और बच्चों की देखभाल। घर का काम सिर्फ औरत का काम होना चाहिए, और औरतों को अपने पति के परिवार के लिए बेटा पैदा करना चाहिए ताकि परिवार की औलाद आगे बढ़ सके, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ऐसे ही सिखाया और दिमाग में बिठाया गया है। दू लिंगलिंग पास ही बैठी जियांग युआन की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में, जो बड़ी मोटी ऐनक के पीछे छुपी थी, चमक दिखने लगी। वू शिउमेई ने भी दू लिंगलिंग की मां की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, देखिए, हमारी युआन सही कह रही है। आप देखिए, मेरी युआन भी इकलौती बच्ची है, और उसके अब्बा असली पिता नहीं हैं, बल्कि सौतेले पिता हैं। लेकिन आप देखिए, वो युआन को अपनी ही बेटी की तरह मानते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उनके परिवार के लिए बेटा पैदा करूं। भले ही दादी वान बार बार दबाव डालती रही हो, अब शायद उसने अपने आप को खो दिया होगा। जैसे ही ये बात सामने आई, दू लिंगलिंग और उसकी मां दोनों हैरान रह गए। वे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वान झिक्सिन असल में जियांग युआन के सौतेले पिता थे, और जिस तरह से वो युआन के साथ पेश आते थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कोई असली पिता अपनी बेटी के साथ करता। ऐसे आदमी के साथ आप जिंदगी बिताना चाहती हैं। हमारी युआन ने बिल्कुल सही कहा। घरेलू हिंसा कभी भी सिर्फ एक बार नहीं होती, अगर एक बार होती है तो फिर ये हमेशा के लिए शुरू हो जाती है। आजकल का समाज पहले जैसा नहीं है, तलाक आम बात है। इसी मौके का फायदा उठाए
उस राक्षस से अपनी बेटी को लेकर भाग जाए और अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगी। ये कहना पड़ेगा, वू शिउमेई लोगों को मनाने में बहुत अच्छी थी। उसने जैसे ही खुशहाल जिंदगी का सपना सामने रखा, दू लिंगलिंग और उसकी माँ की आंखों में भी थोड़ी उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन जल्दी ही वे सचेत हुए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर लिंगलिंग के पिता नहीं रहे तो कॉलेज का खर्च कौन उठाएगा? मैं औरत हूँ, मैं उसे पालने का खर्च नहीं उठा सकती। हालांकि दू लिंगलिंग के पिता को उसकी पढ़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से एक अच्छा आदमी खोजकर शादी कर ली थी। लेकिन इस मामले में उसकी माँ बहुत सख्त थी। उसने चाहे जितना विरोध किया हो, दू लिंगलिंग को पढ़ाई पूरी करने ही दी। कॉलेज न भी जाए तो कम से कम हाई स्कूल पूरी करके डिप्लोमा तो हासिल करना ही चाहिए। खुशकिस्मती से दू लिंगलिंग ने माँ की उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने हाई स्कूल के 3 साल तक स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की और अपने पिता से एक पैसा भी नहीं मांगा। इसलिए पिता ने कुछ नहीं कहा, बस बची हुई स्कॉलरशिप की रकम मांग ली और पढ़ाई छोड़ने की बात फिर कभी नहीं उठाई। माँ, मैं कमा सकती हूँ, बस हमें उससे निकलना होगा। मुझे यकीन है कि हमारी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होगी। दू लिंगलिंग अचानक बोली, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। अगर वो उस क्रूर आदमी से निकल जाएगी तो उसे नहीं लगता कि वो अपनी माँ के साथ अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएगी। आजकल कॉलेज की फीस भी बहुत कम है और गरीब परिवार के छात्र भी आसानी से बर्सरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आजकल के कॉलेज के बच्चे सरकार के पैसों से पढ़ते हैं। पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाती है और डिग्री पूरी होने के बाद नौकरी भी सरकार ही दिलवाती है। कॉलेज में न सिर्फ फीस नहीं देनी पड़ती, बल्कि हर महीने खाने पीने के लिए कुछ पैसे भी मिलते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब घर से है तो उसे थोड़ा और ज़्यादा मिलता है, और अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो छात्रवृत्ति भी मिलती है। कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो खाने पीने में बचत करके अपने घर पैसे भेजते हैं। यही सोचकर दू लिंगलिंग को यकीन हो गया कि वह अपनी माँ का सहारा बन सकती है। उसे लगा इवन अगर शुरू में थोड़ी तंगी भी रही तो 4 साल बाद डिग्री मिलते ही नौकरी मिलेगी, रहने के लिए सरकारी घर मिलेगा और वह अपनी माँ को अपने पास बुला लेगी। क्या ये उस जिंदगी से बेहतर नहीं है जिसमें उसकी माँ रोज मारपीट और गाली सहती है? दू लिंगलिंग की बात सुनकर वू शिउमेई ने तुरंत हामी भरी। सही कह रही है। देखो, औरत चाहे जितनी बड़ी हो जाए, पर समझदारी अक्सर छोटी बेटियां ही सिखा देती हैं। उस आदमी को छोड़ दोगी तो शुरू में मुश्किलें होंगी, लेकिन फिर तुम्हारी बेटी तुम्हारा सहारा बनेगी। और तुम्हारी बेटी इतनी होशियार है, उसके साथ तुम्हारा भविष्य अच्छा ही होगा। लेकिन लिंगलिंग की माँ अभी भी डर में थी। मुझे बस यही डर है, अगर वो तलाक के लिए तैयार ही न हुआ तो। ये सुनकर वू शिउमेई ने चैन की सांस ली। मतलब छोड़ने का मन तो है, बस डर लगता रहा है। ये तो और आसान है। उसने धीरे से कहा, अगर वो तलाक नहीं मानता तो सीधे कोर्ट में जाओ। कोर्ट देखेगा कि तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है, तो चाहे वो माने या न माने, जज तुम्हें तलाक दे देंगे। दू लिंगलिंग ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। वू शिउमेई ने आगे समझाया, और देखो, इतना मत सोचो कि तुम कुछ कर नहीं पाओगी। खाना बनाना तो आता है ना, भले अच्छा ना बनाओ, पर बर्तन धोना, सफाई करना तो आता है। और अगर कुछ भी ना हुआ तो कचरा बीन कर बेचोगी, वो भी कमाई ही है। इतना तो हो ही जाएगा कि तुम और तुम्हारी बेटी भूखी न रहें। और सुनो, तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, उसे कॉलेज भेजना कहीं बेहतर है बजाय इसके कि उसके बाप की मर्जी से कम उम्र में शादी कर दी जाए, और वो भी वही जिंदगी जिए जो तुमने जी है। ये सुनकर लिंगलिंग की माँ के भीतर पहली बार हिम्मत की लौ जली। क्या मैं सच में कर पाऊंगी? क्यों नहीं, वू शिउमेई बोली। तुम्हारी बेटी इतनी होनहार है, तुम्हें उसे पढ़ाना ही है, उसे कॉलेज तक पहुंचाना ही है। अब की बार लिंगलिंग की माँ ने मजबूती से सिर हिलाया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। मेरी जिंदगी तो पहले ही बदकिस्मत रही, लेकिन मैं लिंगलिंग की जिंदगी को अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। और इस तरह जियांग युवान और वू शिउमेई की बातों से लिंगलिंग की माँ के दिल में तलाक लेने का इरादा पक्का हो गया। आने वाले समय में वही औरत आगे चलकर एक मशहूर भौतिकी की प्रोफेसर बनी। चारों ने थोड़ी देर बातें की, फिर नहाकर सोकर आराम करने लगे। जियांग युवान वू शिउमेई के कमरे में सोई और लिंगलिंग माँ को अपना कमरा दे दिया। लेकिन जब वू शिउमेई नींद में थी, तभी जियांग युवान ने अचानक पूछा, माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि आप लाओवान को एक बच्चा दें? ये सुनकर वू शिउमेई की नींद उड़ गई। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये क्यों पूछ रही हो? माँ को तो सिर्फ तुम्हारी ही चाह है, बस तुम्हारा होना ही काफी है।
अंधेरे में युवान ने धीरे से सिर हिलाया। पहले आप हमेशा डरती थी कि अगर लाओवान का अपना बच्चा हो गया तो वो मुझे उतनी अहमियत नहीं देगा। यहाँ पर माहौल अचानक भारी और भावनाओं से भरा हो जाता है। अपना बच्चा, मैं जानती हूँ माँ, आपकी सोच सिर्फ मेरे भले के लिए है, पर जियांग युवान ने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। बार बार यही कहकर माँ को मजबूर करना मानो एक तरह से उन पर नैतिक बोझ डालना था। आखिरकार बच्चा करना या न करना पूरी तरह वू शिमेई की मर्जी थी। वो वान झीशन पर तरस खाकर माँ से बच्चा चाहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस ये सोच रही थी, जब मैं आगे चलकर कॉलेज चली जाऊंगी तब आपके पास अकेलापन न हो। ये कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। वू शिमेई देर तक चुप रहीं। जियांग युवान को लगा माँ अब और कुछ नहीं कहेंगी, तभी उन्होंने हल्की हंसी में कहा, भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है, सब कुछ वक्त पर छोड़ देना ही अच्छा है। वो इस साल 39 की हो चुकी थी। माँ बनने की सबसे सही उम्र तो बीत चुकी थी। दिल में बच्चे की चाह तो थी, वान झीशन को एक नया जीवन देना भी चाहती थी। लेकिन डर यही था कि जब बच्चा 10 साल का होगा तब तक वो और वान झीशन उम्रदराज हो चुके होंगे, और उस वक्त जियांग युवान भी शादी की उम्र में पहुंच जाएगी। ऐसे में नया बच्चा कहीं बेटी पर ही बोझ न बन जाए। युवान माँ के मन की सारी दुविधा समझ गई। उसने मुस्कराकर कहा, माँ, आपको मेरी वजह से फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आप बच्चा करती हैं और मुझे ही संभालने देना पड़े तो भी मैं खुशी खुशी करूंगी। सोचिए, बिना दर्द सहे अगर मुझे अपना ही छोटा भाई या बहन मिल जाए तो ये मेरे लिए तो बहुत ही प्यारी बात होगी। उसकी मासूम बात सुनकर वू शिमेई हंस दी और सिर हिलाते हुए बोली, अभी तो तुम यूं कह रही हो, लेकिन जब असलियत सामने आएगी तब पता चलेगा कि इतना आसान नहीं है। फिर बिना उसे और कुछ कहने का मौका दिए बोली, चलो अब इस बात को यही खत्म करो, देर हो रही है, सो जाओ। युवान ने भी चुप रहना ही सही समझा। आखिरकार माँ बाप का फैसला वही होता है, बेटी को उसमें दखल देने का हक कहाँ। योजक चिन्ह। अगली सुबह वू शिमेई जल्दी उठ गईं, पर हैरानी की बात ये थी कि दू लिंगलिंग और उसकी माँ उनसे भी पहले उठ चुकी थी। अरे बहन, आप इतनी सुबह उठ गईं? वू शिमेई ने मुस्कुराकर कहा। दू लिंगलिंग की माँ ने हल्की सी संकोची मुस्कान के साथ जवाब दिया, आदत सी है, लेकिन चेहरे पर झिझक साफ नजर आ रही थी। वो एक कोने में खड़ी थी, मानो समझ न पा रही हूं कि क्या करें। वू शिमेई ने सहजता से कहा, अरे इतना मत झिझको, कल रात कितनी देर तक बातें की हमने, इस घर को अपना ही घर समझो। फिर उन्होंने आगे कहा, बैठो, मैं नाश्ते के लिए बंस और तैलिए फ्राइड ब्रेड स्टिक्स लेकर आती हूँ। ये सुनते ही दू लिंगलिंग की माँ ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम वैसे भी अभी निकलने ही वाले हैं। असल में तो उनका मन था कि बिना बताए ही चले जाएं, पर बस अदब के चलते रुक गईं। ये सुनकर वू शिमेई का चेहरा कस गया। उन्होंने थोड़ी सख्ती से कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो, हमारे घर आए हो और ऐसे ही चले जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोसियों को पता चलेगा तो सीधा मेरी पीठ पीछे बातें बनाएंगे। इतना कहते ही युवान भी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसने नींद भरी आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल, पहले आराम से नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको घर दिखाने ले चलूंगी। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें घर दिखाने ले चलूंगी, जियांग युवान ने धीमे से कहा। दू लिंगलिंग और उसकी माँ ने एक दूसरे को देखा, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका मतलब क्या है। वू शिमेई मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, वो तुम्हें घर दिखाने ले जाएगी ताकि तुम्हारे पास रहने की जगह हो। दू लिंगलिंग के चेहरे पर हल्की सी झिझक और शर्म झलक गई। उसने धीरे से कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। कल रात जैसी हालत में उनके पास कपड़े तक नहीं बदले हुए थे, पैसे कहाँ से आते। ऐसे में घर देखने की तो बात ही नहीं थी। जियांग युवान हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। वो सचमुच दू लिंगलिंग को दिल से अच्छा मानती थी, और अपने तजुर्बे से वो जानती थी कि अगर माँ बेटी को रहने की जगह मिल जाए तो वो उस जालिम आदमी को छोड़कर नया जीवन शुरू करने की हिम्मत जुटा सकती है। दू लिंगलिंग की आंखें नम हो गईं। दिल में सवाल था, हम सिर्फ 10 दिन से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी वो मेरे लिए इतना क्यों कर रही है। जियांग युवान ने उसकी ओर देखा और हल्की से हंसते हुए बोली, चलो पहले नाश्ता कर लो। इतने में वान झीशन बाहर से नाश्ता लेकर आया। मैंने सोचा कि तुम लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा।
वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र वू शियुमेई पर पड़ी, जो टोकरी और चाबी लेकर जाने वाली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना तुम सबके लिए नाश्ता फिर से लाना पड़ता। वू शियुमेई ने तुरंत दू लिंगलिंग और उसकी माँ को बुलाया। आओ बेटा, साथ में बैठकर खाओ। वान जिशेंग को लगा कि शायद वो लोग असहज महसूस करें, तो उसने सिर्फ 2 बंस उठाए और बाहर चला गया। दू लिंगलिंग और उसकी माँ ने भारी भारी ख्यालों के बीच नाश्ता पूरा किया। नाश्ते के बाद जियांग युवान उन्हें बाहर ले जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही वू शियुमेई ने आवाज लगाई और अपनी जेब से 50 युआन निकालकर उसे दे दिए। घर किराए पर लेने में पैसे तो लगेंगे ही। जियांग युवान ने बिना कुछ कहे पैसे ले लिए। जैसे ही वो बाहर निकली, दू लिंगलिंग ने धीरे से कहा, असल में मेरे पास थोड़ी सी बचत है। ये सुनकर उसकी माँ हैरान होकर पलटी। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? दू लिंगलिंग ने होंठ भींचते हुए कहा, मैंने अपना एक पासबुक बनवा रखा था। जब भी थोड़े पैसे बचते मैं बैंक में जमा कर देती। अब तक 20-30 युआन तो हो ही गए होंगे। ये सुनकर माँ का चेहरा उतर गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुझे तो महीने में 5-6 युआन ही मिलते हैं, उसमें भी खाने पीने का खर्चा निकालना पड़ता है। तूने उसमें से भी पैसे बचाए। बेटा, तूने किस हाल में जिंदगी गुजारी होगी। कहते कहते उनका गला रुंध गया और वो रो पड़ी। दू लिंगलिंग ने हल्की मुस्कान के साथ उनका हाथ थामा। माँ, याद है मैंने जो प्रतियोगिता जीती थी, उसमें मुझे 60 युआन मिले थे। मैंने उसमें से सिर्फ 40 उसे दिए, बाकी अपने पास रख लिए थे। वो प्रतियोगिता जिसमें दू लिंगलिंग ने पहला इनाम जीता था, उसने खुद ही वो एक्स्ट्रा 20 युआन बचा रखे थे। वो बस इस डर से बचत कर रही थी कि कभी कुछ हो जाए, तब कम से कम उनके पास कुछ पैसे तो हों। अचानक अब ये पैसे सच में काम आ गए। हालांकि ये ज़्यादा नहीं थे, फिर भी इतना तो था कि माँ और बेटी कुछ समय के लिए गुजर बसर कर सकें। उसकी बात सुनकर माँ ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उनकी आंखों में पछतावा झलक रहा था। वो सच में एक माँ के रूप में असफल रही थी। न सिर्फ वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाए, बल्कि उसे खुद का सहारा बनने को भी मजबूर कर रही थी। दू लिंगलिंग जल्दी से आगे बढ़ी, उसे गले लगाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ, रोना मत, हमारी जिंदगी भविष्य में और भी बेहतर होगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता भी थी। जियांग युवान ने उसे नई उम्मीद दी थी। अब वो पूरी तरह से विश्वास कर सकती थी कि वो माँ के साथ मिलकर अच्छी जिंदगी जी पाएगी। बस मेरी पासबुक अभी भी घर में है, क्या मैं अभी जाकर पैसे निकाल लूं? दू लिंगलिंग ने याद करके पूछा। जब उसकी माँ ने ये सुना, तो उनका चेहरा भी चिंता में बदल गया और उन्होंने घबरा कर पूछा, पासबुक तुमने कहाँ रखी है? तुम्हारे पिता को पता तो नहीं चल जाएगा? दू लिंगलिंग ने हल्का सा सिर हिलाया, मतलब शायद नहीं। मेरे बिस्तर के नीचे एक ढीली ईंट है, उसके नीचे रख दिया है, दू लिंगलिंग ने सीधे बिना किसी झिझक के कहा। ये सुनकर माँ ने राहत की सांस ली। जब तक कोई पता नहीं लगाएगा, तब तक वो कभी भी जाकर पैसे निकाल सकते हैं। माँ बेटी की हालत देखकर जियांग युवान मुस्कुराए और बोली, ठीक है, समय बर्बाद मत करो, चलो अब हाउसिंग मैनेजमेंट ब्यूरो ऑफिस चलते हैं, पासबुक की बाद में बात करेंगे। ये सुनकर माँ बेटी ने कुछ नहीं कहा और उनका पीछा करते हुए चली गई। हाउसिंग मैनेजमेंट ब्यूरो का एक ऑफिस जियांग युवान की गली में ही था, जो यहाँ के मकानों की बिक्री, किराए और अन्य मामलों का काम संभालता था। इसलिए उन्हें पूरे ब्यूरो जाने की जरूरत नहीं थी, बस ऑफिस में ही पहुंच जाना काफी था। सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यहाँ से सिर्फ 2 गली दूर था, थोड़ी ही दूर की पैदल दूरी। रास्ते में जियांग युवान ने दू लिंगलिंग की माँ का नाम जाना। वो यहाँ की मूल निवासी नहीं थी। बचपन में वो युद्ध के समय पैदा हुई थी और चूंकि वो लड़की थी, इसलिए उसका कोई आधिकारिक नाम या पंजीकृत निवास नहीं था। उसके माता पिता उसे बचपन से फेग्निया बुलाते आए थे और उसका सिर्फ विवाह पूर्व का सरनेम लियू ही पता था। बाद में जब उनके गांव में अकाल पड़ा, तो उसने अपने परिवार के साथ यहाँ भागकर आ गई और अपने माता पिता और परिवार से अलग हो गई। तब उसने यहाँ रहकर किसी से शादी कर ली। जिससे उसने शादी की, वही दू लिंगलिंग का पिता था। दू लिंगलिंग के पिता बचपन में ईमानदार आदमी थे, लेकिन क्योंकि लियू फेग्नी उन्हें बेटे की संतान नहीं दे पाए, उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा और सताया। अब से मैं तुम्हें आंटी फेग कहूंगी, ठीक है? जियांग युवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। लियू फेग्नी जल्दी से सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल। तीनों ऑफिस में गए, क्लर्क को ढूंढा और मकान की तलाश के बारे में बताया। क्लर्क ने जब उनके अनाथ और विधवा होने की स्थिति देखी, तो उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों के लिए तो बस यही मौका था।
अभी अभी मैंने एक मकान किराए पर दिया है। यह एक यार्ड वाला घर है, 2 कमरे हैं। और कमरे की बात करूं तो आप दोनों भी माँ हैं, अगर साथ में किराए पर लें तो हम दोनों को ही देखभाल में सुविधा मिलेगी। जैसे ही उसने ये कहा, दू लिंगलिंग ने जोर से पूछा, दूसरी लड़की की उम्र कितनी है? ज्यादा बड़ी नहीं लगती, तुमसे छोटी है, शायद 13-14 साल की होगी, और हाँ, ये भी लड़की है। क्लर्क मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर दू लिंगलिंग ने अपना सिर मोड़ा और जयांग युवान की ओर देखा। जयांग युवान ने हल्के से सिर हिलाया, तो पहले चलो देख लेते हैं। जैसे ही क्लर्क ने ये सुना, वह उठ खड़ा हुआ और उन्हें वहां ले जाने की तैयारी करने लगा। घर और आंगन ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 3-4 मील। अगर तेज चलो तो 10 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं। रास्ते में कुछ लोग बातें करते रहे, लेकिन दूरी ज्यादा महसूस नहीं हुई। जब वे घर के करीब पहुंचे, क्लर्क ने उस घर की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यही वह घर है जिसके बारे में मैं बता रहा था। आसपास की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी। सब लो राइज घर थे, 3 कमरे वाले, और दरवाजे पर छोटा सा आंगन। 2 परिवारों के रहने के लिए ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। क्लर्क ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी, और जल्दी ही अंदर से किसी महिला की आवाज आई, कौन है? क्लर्क ने अंदर अपनी पहचान बताई। महिला ने क्लर्क की बात सुनकर जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर कुछ लोग खड़े देख उसे समझ आ गया कि ये लोग घर देखने आए हैं। उसने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। दीदी, आपका घर ठीक है ना? क्लर्क ने मुस्कुराते हुए पूछा। महिला ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये घर वाकई अच्छा है। इतने अच्छे घर के लिए आपका धन्यवाद। इतना कहकर उसने जियांग युवान और पीछे खड़े लोगों की ओर देखा और बोली, अगर आप यहाँ किराया लेना चाहो तो बिल्कुल सही जगह है। ये छोटा से क्लर्क बहुत मदद करेगा। क्लर्क से ने उसकी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्माते हुए सिर खड़खड़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, सेवा में हाजिर। इतना कहकर उसने दू लिंगलिंग और बाकी को घर में ले जाने लगा। जियांग युवान भी उनके साथ कमरे में चली गई। घर के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि घर थोड़ा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। आंगन में कुछ सब्जियां भी उग रही थीं। वे अभी पश्चिम की तरफ वाले कमरे में रहते हैं, और आप, माँ और बेटी, पूर्व की तरफ वाले कमरे में रह सकते हो। आंगन की चाबी आप दोनों को दी जाएगी, और जब जरूरत पड़े तो आप अपने कमरे को लॉक कर सकते हो, क्लर्क से ने समझाया। दू लिंगलिंग और लियू फेंगनी ने एक दूसरे को देखा और बेहद संतुष्ट महसूस किया। युवान, तुम्हारा क्या ख्याल है? लियू फेंगनी ने कहा। वो खुद निर्णय नहीं कर पा रही थी, इसलिए जियांग युवान की ओर देखने लगी। जियांग युवान हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझसे मत पूछो, ये घर अब तुम्हारे रहने के लिए है। अगर तुम्हें पसंद है तो चलो उसे कमरे से किराया तय करते हैं। ये सुनकर दू लिंगलिंग ने अपनी भूखी माँ की ओर देखा। माँ भी बहुत खुश लग रही थी, और उसने ठान लिया, ठीक है, यही कमरा ले लेते हैं। इतना कहकर उसने क्लर्क की ओर देखा और जोर से पूछा, इस घर का किराया कैसे है? क्लर्क मुस्कुराया और बोला, यहाँ बात करना ठीक नहीं, पहले बाहर चलो, फिर सब समझा दूँ। इतना कहकर उसने उन्हें बाहर बुलाया। बाहर जाकर उसने उन्हें किराया समझाया। घर और आंगन का क्षेत्रफल लगभग इतना था। बेडरूम लगभग 10 वर्ग मीटर, रसोई, बाथरूम और आंगन हर घर में आधा आधा। औसत उपयोग की जगह हर घर के लिए लगभग इतनी थी। मासिक किराया लगभग 9 युआन था। जब लियू फेंगनी ने ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत ही अजीब सा हो गया। महीने के 9 युआन उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। वह इसे कैसे अफोर्ड कर सकती थी? जैसे ही वह पूछने ही वाली थी कि क्या कोई सस्ता विकल्प है, पीछे से दू लिंगलिंग की आवाज आई, ठीक है, हम ये घर किराए पर ले लेते हैं। लियू फेंगनी ने हैरान होकर दू लिंगलिंग की ओर देखा, और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, उसने फिर कहा, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, हम दोपहर आते समय पैसे ले आएंगे, क्या ठीक रहेगा? ये सुनकर क्लर्क तुरंत सिर हिलाकर सहमति दे दी, बिल्कुल, लेकिन जल्दी आइए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे तो ये घर किसी और को भी दिया जा सकता है। क्लर्क को अलविदा कहकर दू लिंगलिंग तुरंत घर गई पासबुक लेने। युवान, क्या आप मेरी माँ को थोड़ी देर के लिए अपने घर पर रहने दे सकती हो? मैं घर जाकर माँ को लेने और पासबुक लाने जाती हूँ। दू लिंगलिंग की आवाज में थोड़ी विनती थी। उसकी बात सुनकर जियांग युवान मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर उसने क्लर्क की ओर मुड़कर कहा, कॉमरेड शे, क्या आंटी थोड़ी देर के लिए आपके पास बैठ सकती हैं? क्लर्क ने तुरंत हामी भरी, बिल्कुल। लियू फेंगनी ने नाखुशी में सिर हिलाया और कहा, आप दोनों वापस जाएं, तो मैं कैसे आराम से रहूं?
मुझे आपके साथ जाना ही बेहतर लगेगा। जियांग युवान ने उसे रोकते हुए कहा, अगर आंटी फैंग जाना चाहती हैं तो उन्हें जाने दो। दू लिंगलिंग ने और कुछ नहीं कहा। तीनों बस में बैठकर दू लिंगलिंग के घर की ओर चल पड़े। जब बस दू लिंगलिंग के घर के पास रुकी तो तीनों उतरे। दू लिंगलिंग ने उसे जल्दी से घर के दरवाजे तक पहुंचाया। इस समय दरवाजा बंद था, लगता था कोई घर पर नहीं है। दू लिंगलिंग के चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक गई। उसने जियांग युवान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अभी घर पर कोई नहीं है। क्योंकि दरवाजा बंद था और उनके पास चाबी नहीं थी, दू लिंगलिंग ने उसे पिछवाड़े से अंदर ले गई। पिछवाड़े का ताला टूटा हुआ था, खींचते ही गिर गया। दू लिंगलिंग सबसे पहले अपने कमरे में गई, बिस्तर के नीचे घुसकर पासबुक ढूंढी। साफ सुथरी पासबुक देखकर उसने राहत की सांस ली। पासबुक को अपने करीब फिट होने वाले कपड़ों में रखकर उसने एक कपड़ा निकालकर अपने कपड़े पैक करना शुरू किया। साथ ही उसने लियू फेंगनी से कहा, माँ, आपको जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपने सामान पैक करना चाहिए। इस समय का फायदा उठाते हुए, क्योंकि घर में वह व्यक्ति नहीं था, उसने सारे सामान आसानी से ले लिया। लियू फेंगनी ने हिचकिचाए बिना तुरंत अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कुछ ही समय में दू लिंगलिंग ने अपना सामान पैक कर लिया। शुरू में वह जाने वाली थी, लेकिन सोचकर उसने चादरें और कंबल भी साथ ले लिए। भले ही किराए के घर में सारे फर्नीचर और बिस्तर थे, लेकिन चादरें और कंबल नहीं थे। अब मौसम ठंडा होने लगा था, रात को बिना कंबल के सोना नामुमकिन था। इसलिए उसने सोचा कि सारे कंबल अपने साथ ले लेना ही बेहतर होगा। जियांग युवान ने दू लिंगलिंग के बड़े छोटे बैग, यहाँ तक कि चादरें और बिस्तर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सब लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम घर किराए पर ले लोगे, मैं तुम्हें नई चीजें खरीदवाने ले जाऊंगी। दू लिंगलिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर साथ ले जा सकती हो तो ले जाओ, वरना पैसे खर्च करके बाद में फिर से खरीदना पड़ेगा। जियांग युवान ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वो अपनी आर्थिक मदद लेने को तैयार नहीं थी, इसलिए ज्यादा कुछ कहने का मन नहीं हुआ। कुछ ही देर में लियू फेंगनी भी अपने कमरे से बाहर आई। उसने ज्यादा कुछ नहीं लिया, बस अपने लिए कुछ कपड़े। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बेटी सारी चादरें और बिस्तर बाहर ले जा रही है, तो थोड़ी चौंकी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, आखिरकार ये चीजें उनके काम की थीं। दू लिंगलिंग जब चादरें और बिस्तर ले गई, तो उसने रसोई से कुछ आम इस्तेमाल की चीजें भी ले ली, ताकि खाने के लिए अलग से बर्तन न खरीदने पड़े। माँ बेटी ने घर के चारों तरफ देखा और जो कुछ ले सकती थी, सब ले लिया। सामान पैक करने के बाद वे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, किसी की आवाज आए, लिंगलिंग की माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लियू फेंगनी और दूसरी लोग चुपके से वापस आए थे, लेकिन जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो वे तुरंत हक्का बक्का रह गए। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि यह आवाज पड़ोसी की थी। पड़ोसी उन्हें ऊपर नीचे घूरते हुए मुस्कुराए और बोले, सर्दी बढ़ रही है, गद्दा भी कठोर हो गया है। हम सोच रहे थे कि किसी को भेजकर इसे फिर से प्रोसेस करवा लें, इससे ये फिर से नर्म और आरामदायक हो जाएगा। लियू फेंगनी ने जवाब दिया, नहीं, जरूरत नहीं, हम खुद संभाल लेंगे, आप अपना काम करें। बात करते हुए उसने दू लिंगलिंग की ओर देखा, ताकि वो जल्दी बाहर निकल जाए। दू लिंगलिंग ने तुरंत समझ लिया, अपना सामान उठाया और बाहर चली गई। जियांग युवान भी उनका पीछा करती हुई बाहर आई। कुछ ही देर में तीनों अपने बड़े छोटे बैग के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गईं। थोड़ी देर इंतजार के बाद बस आए और तीनों जल्दी से बस में चढ़ गईं। बस में बैठते ही दू लिंगलिंग और उसकी बेटी ने राहत की सांस ली। आखिरकार अब वे सुरक्षित महसूस कर रही थीं। हालांकि वे अपने ही घर जा रही थीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चोर की तरह बेइज्जत हो रही हों। पहले कभी उन्हें इतनी घबराहट नहीं हुई थी। बस में सफर करके कुछ ही देर में वे सड़क कार्यालय के पास पहुंच गईं। बाहर उतरते ही तीनों अपने बैग के साथ कार्यालय में पहुंची और वहां क्लर्क शाओ शिए से मिली। क्लर्क ने उन्हें देखकर तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, बहन, क्या आप फैसला कर लिया? लियू फेंगनी ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, अब वे ये घर किराए पर लेंगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले जियांग युवान ने किराए पर थोड़ी छूट की बात की। क्लर्क ने कहा कि अगर आप 1 साल के लिए ले तो हर महीने 8 युआन देना होगा, लेकिन अभी उनके पास इतना पैसा नहीं था। आखिरकार जियांग युवान की थोड़ी बहस के बाद क्लर्क ने कुछ पैसे कम कर दिए और कहा कि वे सिर्फ 1 महीने का किराया देकर घर ले सकती हैं। पैसे देने से पहले दू लिंगलिंग अपना पासबुक लेकर नजदीकी बैंक गई ताकि उसने पैसे निकाल लिए। अब उसके पास कुल 37 युआन बचे थे,
और उसने पहले 2 महीने का किराया चुका दिया था। घर किराए पर लेने के बाद क्लर्क ने उन्हें चाबियां सौंप दी और बड़े उत्साह से उनका सारा सामान भी वहां पहुंचा दिया। लियू फेंगनी ने क्लर्क की ओर देखकर कृतज्ञता से कहा, छोटे साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया। क्लर्क थोड़ा शर्माया हुआ नजर आया। उसने हाथ बढ़ाया, सिर खुजाते हुए मुस्कुराया और कहा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर भविष्य में कभी कुछ चाहिए हो तो मुझसे जरूर संपर्क करना। लियू फेंगनी ने हल्का सा सिर हिलाया और धन्यवाद कहते हुए उसे बाहर भेज दिया। जियांग युवान ने कमरे की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ दुआ लिंगलिंग से कहा, हालांकि यह काफी साधारण है, फिर भी उस पुराने घर में रहने से कहीं बेहतर है। दुआ लिंगलिंग भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाए, फिर गंभीर होकर जियांग युवान की ओर देखते हुए बोली, युवान धन्यवाद। हालांकि उसने पहले ही मन में योजना बना रखी थी कि वह अपनी मां को वहां से निकाल लेगी, लेकिन कभी कदम नहीं उठाया था। एक तरफ पैसे की कमी थी, दूसरी तरफ भविष्य को लेकर उलझन। लेकिन अब जियांग युवान ने सीधे उन्हें बाहर निकाला और भविष्य का सामना करने का बहुत हौसला दिया। जियांग युवान ने बेफिक्र होकर हाथ हिलाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुमने खुद किया। सबसे ज्यादा उसने बस अपनी पूरी कोशिश की थी। दुआ लिंगलिंग ने सिर हिलाया। जियांग युवान ने जो पहला कदम उठाया, वो पहला कदम था जो उसने कभी खुद नहीं उठाया था। अगर जियांग युवान नहीं होती तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे उस दुख भरे घर में लगातार संघर्ष करती रहती। भले कुछ भी हो, हमें आपका धन्यवाद करना ही होगा, दुआ लिंगलिंग ने बहुत गंभीर आवाज में कहा। भविष्य में जो भी हो, वह हमेशा उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानेगी। जियांग युवान ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कंधे पर 2 बार थपथपाया। बस घर से बाहर निकलना बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर वह चेहरे पर गंभीरता लाते हुए बोली, आने वाले दिनों में आसान नहीं होगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी योजना बनानी होगी। दुआ लिंगलिंग ने उसकी बातें सुनी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। सच में, ये सिर्फ पहला कदम है। वो और उसकी माँ सिर्फ 2 लोग हैं, एक अभी स्कूल में है और दूसरी के पास नौकरी तक नहीं है। उनके पास सिर्फ 10-20 युआन हैं। अगर वे भविष्य में अपनी जिंदगी को संभालना चाहती हैं, तो उसकी माँ के लिए जल्दी से जल्दी ऐसी नौकरी ढूंढनी होगी जिससे रोजमर्रा का गुजारा हो सके, कम से कम तब तक जब तक दुआ लिंगलिंग कॉलेज नहीं जाती। जियांग युवान तुरंत कुछ नहीं बोली। वो चाहती थी कि लियू फेंगनी अपने रेस्टोरेंट में काम ढूंढ ले, और यह आसान भी था। लेकिन उसने ऐसा करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि यह केवल थोड़े समय के लिए मदद करेगा, हमेशा के लिए नहीं। दुआ लिंगलिंग इतनी होशियार है, वो निश्चित रूप से सेओक सिटी में कॉलेज नहीं जाएगी, और बहुत संभव है कि वह क्योटो जाए। उस समय वो कभी अपनी माँ को अकेला यहाँ नहीं छोड़ेगी। तब उन्हें अपनी जिंदगी चलाने के लिए रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, और जियांग युवान तब मदद नहीं कर पाएगी। जियांग युवान की बातें सुनकर दुआ लिंगलिंग कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, माँ की सिलाई तो अच्छी है। पहले भी वह घर पर सिलाई का काम करती थी, अब भी वह यही कर सकती हैं। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी यह उनकी अपनी आमदनी थी। ये सुनकर जियांग युवान हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाए और बोली, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आंटी फैन की सेहत अभी बहुत अच्छी नहीं है, इस समय बस उसे अपना ख्याल रखने दो। थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, जब तुम अगले साल राजधानी में पढ़ाई करोगी, तब आंटी फैन की सेहत ठीक हो जाएगी, तब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जियांग युवान की बातें सुनकर डू लिंगलिंग के चेहरे पर भविष्य के बेहतर जीवन की उम्मीद झलकने लगी और उसके होंठों पर एक तड़प भरी मुस्कान आई। लियू फेंगनी जब अंदर आई तो उन्होंने देखा कि कमरा पहले ही सजा दिया गया था। कमरे में बिस्तर और अलमारी थी, जिससे उन्हें इसे सोचने की जरूरत नहीं थी। दोपहर का खाना बहुत ही साधारण था। डू लिंगलिंग ने 3 कटोरी नूडल्स खरीदी, एक हर किसी के लिए, और वे सब पेट भरकर खा गए। सब कुछ सेट होने के बाद आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। ये देख जियांग युवान ने कहा, चलो, यहाँ खाने की जरूरत नहीं है, रात को मेरी माँ के रेस्टोरेंट पर खाओ। लियू फेंगनी जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। असल में उन्होंने जियांग युवान के परिवार से पहले ही बहुत मदद ली थी, और अब फिर से परेशान करना उनके लिए सही नहीं था। अच्छा लड़के, हमारे लिए अपनी माँ बाप का धन्यवाद कह देना। आज सच में बहुत असुविधा हुई। 2 दिन बाद जब जगह ठीक हो जाएगी, तब मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाऊंगी। लियू फेंगनी ने आभार जताया। जियांग युवान ने उन्हें मना करने का मौका ही नहीं दिया और बस उन्हें घर से खींच कर ले गई। तुम लोग स्वागत के काबिल हो। वैसे भी
रेस्टोरेंट में हर रात बहुत सारा खाना बच जाता है, अगर तुम नहीं खाओगी तो फेंक दिया जाएगा, कितनी बर्बादी होगी। जियांग युआन ने यह बात कल भी कही थी, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा अजीब लगा। फिर भी जियांग युआन की उत्सुकता के सामने वे टिक नहीं पाए और अंत में उन्हें खींचकर रेस्टोरेंट ले जाया गया। आंटी फैंग, अगर भविष्य में समय मिले तो रेस्टोरेंट आकर बैठ जाए। कभी कभी मेरी माँ अकेली होती है और बात करने के लिए कोई नहीं होता। आप जाएं तो उससे बात कर सकती हैं। जियांग युआन हंसी। लियू फैंग ने तुरंत समझ गई कि यह उनकी मदद का एक छुपा तरीका है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद तीनों रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर अपनी परिचित मोटरसाइकिल देखी, जियांग युआन की आंखें चमक उठी और उसने 2 तेज कदम उठाकर अंदर प्रवेश किया। रात का समय था और रेस्टोरेंट में कई लोग खाना खा रहे थे। जियांग युआन ने चारों ओर देखा, लेकिन हो शियानचेन को नहीं देखा। सोचा कि उसने डू लिंगलिंग की माँ और बेटी को यहाँ लाया है, इसलिए उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। उसने अपने दिल की थोड़ी सी उम्मीद दबाए और मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर ले गया। ऑर्डरिंग टेबल पर बैठी वो शियुमेई ने जियांग युआन को आते देखा और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। क्या मन बड़ी के बाद तुमने घर ढूंढ लिया? जियांग युआन बोलने ही वाली थी कि लियू फेंगनी ने जल्दी से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने घर किराए पर ले लिया है। आज के व्यस्त दिन के बाद हमने कमरा भी सजा लिया है। अगर युआन हमारे साथ नहीं होती तो हमें पता नहीं क्या होता। जियांग युआन का व्यवहार बिल्कुल बच्चे जैसा नहीं था, बल्कि एक छोटे वयस्क जैसा लग रहा था। ये साफ था कि वू शियुमेई और उनकी पत्नी ने उसे बहुत अच्छी तरह से पाला है। वू शियुमेई ने हाथ हिलाया, उसने तुम्हें बाहर लाया, इसलिए स्वाभाविक है कि अब वह तुम्हारे बसाने की जिम्मेदारी भी लेगी। बात कर रही थी कि तभी कोई ऑर्डर देने आ गया, तो उसने जल्दी से कहा, पहले बैठो, मैं पहले कस्टमर का ऑर्डर लेती हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी। ये सुनकर लियू फेंगनी ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और जल्दी से किनारे खड़ी हो गई। जियांग युआन उन्हें ऊपर ले गई और बोली, ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। दोनों को ऊपर प्राइवेट रूम में बैठाकर जियांग युआन पहले बाथरूम चली गई और फिर नीचे उतर आई। नीचे उतरते ही वो सीधे किचन की तरफ चली गई, बिना वो शियुमेई से कुछ कहे। उसने पीछे किचन में इधर उधर देखा, वो शियानचेन नहीं दिखे, लेकिन क्यू लाओ को दादी के पीछे घूमते देखा। क्यू डॉक्टर, मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ, आप थोड़ी देर फ्रंट में आराम कर लें, यहाँ परेशान मत करें, दादी ने हल्के से कहा। पिछले कुछ समय से दादी रेस्टोरेंट में इतनी व्यस्त थी, जैसे उन्हें अपनी जिंदगी का एक नया तरीका मिल गया हो, जो उनकी पहले वाली जिंदगी से कहीं ज्यादा संतोषजनक था। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये थी कि बूढ़ा आदमी उनके पीछे पीछे घूम रहा था और कोई नहीं जानता वो क्या सोच रहा है। दादी की बात सुनकर क्यू लाओ ने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं मदद करूंगा। दादी ने हल्के से आह भरी और पूल की तरफ इशारा किया, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। जियांग युआन ने दादी के इशारे की तरफ देखा और टूटी हुई प्लेटों का ढेर देखा। दादी की शक्ल देखकर साफ था कि ये सब क्यू लाओ का ही कमाल है। लेकिन क्यू लाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, मैं तो किसी भी टूटी प्लेट का पैसा दूंगा। जब मैं प्रैक्टिस कर लूंगा फिर ऐसी कोई प्लेट नहीं टूटेगी। क्यू लाओ की बात सुनकर दादी हंस भी नहीं सकती थी, रो भी नहीं सकती थी, बस उसे जाने देना पड़ा। जियांग युआन उन्हें देखते हुए समझ गई कि बूढ़े क्यू का मन क्या कर रहा है। लेकिन दादी को देखकर वो परेशान नहीं हुई, इसलिए उसने उसे रोकना जरूरी नहीं समझा। फिर उसने मुड़कर देखा, वो शियानचेन नहीं दिखे, तो वो फिर से फ्रंट की तरफ बढ़ गई। वो शियुमेई की ओर झांकते हुए उसने पूछा, माँ, वो यू कहाँ है? वो शियुमेई थोड़ी हैरान हुई और फिर जवाब में बोली, यू क्या वो यहाँ हैं? आज तो नहीं आए हैं, है ना? फिर वो जैसे अपने आप से बात कर रही हो, बोली, वैसे कुछ दिन से तो उन्हें नहीं देखा। मैं रोज देखती थी और अचानक नहीं दिखे, अजीब लग रहा है। ये सुनकर जियांग युआन की भौहें हल्की सी तनी। वो बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। थोड़ी नजदीक से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी थी। ये मोटरसाइकिल हो शियानचेन की नहीं थी। उसके कंधे झुक गए, उसने हल्के से आह भरी और अंदर चली गई। 2 कदम चलते ही पीछे से साफ आवाज आई, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? पहचानी हुई आवाज सुनकर जियांग युआन की आंखें चमक उठी। बिना सोचे उसने आवाज की तरफ देखा और सच में हो शियानचेन उसके पीछे खड़े थे। वो ज्यादा दूर नहीं थे,
हाथ में एक क्लॉथ बैग थामे हुए थे और मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। उनकी शक्ल देखकर जियांग युवान को अचानक गले में कुछ अटक गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। लग रहा था जैसे कुछ बदल गया हो। हु शियानचेन बैग लेकर रेस्टोरेंट में जियांग युनिवान के साथ अंदर आया। तुम कुछ दिन कहाँ गायब थी? जियांग युनिवान जल्दी से अपना सामान्य चेहरा बना लिया और जोर से पूछ बैठी। हु शियानचेन ने उसका चेहरा देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बस इतना कहा, कुछ काम था। जियांग युनिवान ने उसकी बात सुनी और होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान छोड़ दी, पर आगे कुछ नहीं कहा। हु शियानचेन भी कुछ नहीं बोला और हाथ में कपड़े का बैग लेकर बैक किचन की ओर बढ़ गया। जियांग युनिवान ने उसका पीछा करते हुए 2 बार पलकें झपकाईं, हल्का सांस छोड़ा और फिर ऊपर की ओर लौट गई। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ टेबल पर मेहमान बैठे हैं और रेस्टोरेंट के वेटर वहां नहीं हैं। दू लिंगलिंग मेन्यू लेकर मेहमानों का स्वागत कर रही थी। ये देखकर जियांग युनिवान जल्दी से आगे बढ़ी, दू लिंगलिंग के हाथ से मेन्यू लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं कर देती हूँ। दू लिंगलिंग वहीं खड़ी रही और बस उसे देखती रही। जियांग युनिवान ने ग्राहक का ऑर्डर पूरा लिया, तुरंत बिल बनाया और पैसे लेकर नीचे आ गई। बैक किचन पहुंचते ही उसने मेन्यू अंकल झांग को दे दिया। हु शियानचेन ने उसे आते देखा और अपने हाथ में जो कुछ था उसे छुपा लिया। जियांग युनिवान ने ये सब देखा और थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे ही व्यवहार किया। जियांग युनिवान को बस अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे लोग कुछ छुपा रहे हैं। सोचने से पहले ही वू शियुमेई ने उसे बाहर बुलाया। जियांग युनिवान ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे चली गई। बाहर वू शियुमेई ने जोर से कहा, युनिवान, यहाँ मॉम की मदद करो, मैं थोड़ी देर के लिए लिंगलिंग और उसकी माँ के पास ऊपर जाऊंगी। जियांग युनिवान ने हल्का सिर हिलाया। जब ज्यादा मेहमान नहीं थे, वू शियुमेई ने दू लिंगलिंग और उसकी माँ बेटी को नीचे ले गई। वू शियुमेई बैक किचन पहुंची और अंकल झांग से कहा कि आज रात के लिए और डिशेज ऑर्डर कर दो। डिनर टेबल पर लियू फेंगनी ने टेबल पर रखे स्वादिष्ट खाने को देखा और उस दुर्लभ गर्मजोशी भरे माहौल को महसूस किया। उसके दिल में हल्का सा स्पर्श हुआ और उसकी आंखें नम हो गईं। वह करीब 50 साल की थी और उसने कभी ऐसा सम्मान या इतना अच्छा खाना नहीं देखा था। उसके लिए ये परिवार सिर्फ अजनबी थे, लेकिन वे उसके और उसकी बेटी की परवाह उसके अपने परिवार से भी ज्यादा कर रहे थे। जब वू शियुमेई ने उसे रोते देखा तो वह थोड़ी घबराए और जोर से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है, अचानक क्यों रो रही हो? सभी की नजरें लियू फेंगनी पर टिक गईं। लियू फेंगनी थोड़ी शर्मिंदा हुई और जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच में नहीं जानती क्या कहूँ। हम रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आप हमारी माँ बेटी के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए मैं क्या कहूँ। जज्बात के चलते उसके आंसू फिर से गिरने लगे और उसने दू लिंगलिंग का हाथ मजबूती से पकड़ा। दू लिंगलिंग ने हाथ बढ़ाया और हल्के से थपकी दी, चुपचाप उसे सांत्वना देते हुए। रोने की जरूरत नहीं है। जब तुम ऐसे परिवार से बाहर आ पाए हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की अच्छी जिंदगी अब शुरू होगी। तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है, तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा रहेगा। अब तुम बस अपने सुख का इंतजार करो और उसका आनंद लो, एल्डर ची ने कहा। मिस्टर ची ने भी यही बात उनकी दादी से कहकर उन्हें ये एहसास दिलाना चाहा कि उस तरह के परिवार ही सबसे बड़ी खुशियां हैं। ओल्ड ची की बात सुनकर दादी ने सिर हिलाया और कहा, ची डॉक्टर ठीक कहते हैं। तुम दोनों, माँ और बेटी, हाथ पांव तो हैं ही। अब कौन सी भूख से मर जाओगी? लियू फेंगनी ये सुनकर अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाए। खाने के बाद सब घर लौट गए। असल में हु शियानचेन जैंग युवान को घर छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वो पहले दू लिंगलिंग और उसकी माँ को घर छोड़ना चाहती है। हु शियानचेन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, पहले उन्हें छोड़ देता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जैंग युवान शुरू में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि हु शियानचेन पहले ही दोनों को बाहर ले जा चुका है तो उसने कुछ नहीं कहा। करीब 10 मिनट बाद हु शियानचेन वापस आ गया। वू शियुमेई और बाकी लोग भी रेस्टोरेंट बंद कर चुके थे। हु शियानचेन ने जैंग युवान को कार में बैठने का इशारा किया। कार में बैठते ही जैंग युवान ने बोला, आप लोग आज बहुत रहस्यमय थे, असल में क्या कर रहे थे? हु शियानचेन जानता था कि शायद उसने सब कुछ पता कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। बस कहा, कुछ ही दिन में तुम्हें पता चल जाएगा। उसकी रहस्यमयी बात सुनकर जैंग युवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और चुप हो गई। हु शियानचेन ने पीछे से कोई हलचल न देखकर हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? गुस्सा हो गई? जैंग युवान ने सिर हिलाकर नकार दिया।
फिर उसने सोचा कि हु शियानचैन उसे देख नहीं सकता, इसलिए उसने जोर से कहा, गुस्सा क्यों होना चाहिए। हालांकि उसने कहा कि गुस्सा नहीं है, लेकिन हु शियानचैन को पता था कि वह थोड़ी नाराज है। थोड़ी देर सोचने के बाद हु शियानचैन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी परीक्षा पास होने की खुशी मनाना चाहता था। असल में वो उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि जेंग युवान थोड़ी परेशान हुई है, तो सीधे बता दिया। जेंग युवान ने उसकी बात सुनी और पहले तो थोड़ी हैरान हुई, फिर समझ गई कि उसने ऐसा क्यों किया। असल में वो उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब जब तुम्हें पता चल गया है, तो ऐसे ही बनो कि तुम्हें पता ही नहीं। सब दादी ने संभाल लिया, सब कुछ उनका ही अरेंजमेंट था। अगर तुम्हें पहले से पता चल जाता तो शायद तुम्हें निराशा होती, हु शियानचैन ने समझाया। जेंग युवान को पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके दिल में फंसी हुई सांस अचानक चली गई। रास्ते में रेस्टोरेंट में हु शियानचैन के व्यवहार से उसे पहले से ही यह एहसास हो रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर सब कुछ साफ हो गया। समझ गई, जेंग युवान ने होठों को दबाते हुए कहा। हु शियानचैन ने देखा कि उसका मूड साफ हो गया है, तो उसने हल्की मुस्कान दी। अक्टूबर के आखिर में मौसम बहुत ठंडा हो गया था। जेंग युवान ने पतली जैकेट पहनी थी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और वह कांप उठी। हु शियानचैन ने शायद ये देखा और बोला, अगर ठंड लग रही है तो मेरे पास आ जाओ। जेंग युवान ने उसकी तरफ देखा, 2 बार पलक झपकाई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। हु शियानचैन ने देखा कि उसने कोई कदम नहीं बढ़ाया, तो हंसते हुए बोला, क्या डरती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और फिर तुम्हारी परीक्षा फेल हो जाएगी। फिर थोड़ी देर रुककर उसने महसूस किया कि यह मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया, और जोड़ा, थोड़ी देर रुको, पुल पार करने के बाद मैं। लेकिन हु शियानचैन ने जैसे ही यह कहा, उसने महसूस किया कि उसकी कमर कस गई। हु शियानचैन ये कहने ही वाले थे कि पुल पार करने के बाद उन्होंने अपनी कोट जेयांग युवान को पहनने के लिए दे दी। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही उन्होंने अपनी कमर पर कसकर हाथ महसूस किया। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये उनका भ्रम है, और नीचे देखकर अपनी कमर देखी। देखा कि जेयांग युवान के हाथ उनकी कमर को मजबूती से पकड़ रहे हैं। हयू और शियानचैन का दिल एकदम डर से धड़क उठा। उन्होंने हाथ हिलाया और मोटरसाइकिल लगभग गिर ही गई, लेकिन फिर भी उन्होंने होश में रहते हुए दोनों हाथ हैंडल पर कसकर पकड़ लिए, ताकि मोटरसाइकिल गिर न जाए। उनका एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हिल रहा था, और हु शियानचैन का छोटा सा दिल धड़ाम धड़ाम कर रहा था। तुम और मैं। वो काफी देर तक हिचकिचाए, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल पाया। अगर इस समय कोई रोशनी होती तो जेयांग युवान देख सकती कि उनका चेहरा सूरज की तरह लाल हो गया है। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। जेयांग युवान की आवाज पीछे से आई, सामने देखो, कहीं मुझे खाई में मत ले जाना। उनकी बात सुनकर हु शियानचैन होश में आया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। चिंता मत करो, यहाँ कोई खाई नहीं है। जेयांग युवान फिर कुछ नहीं बोली और अपना चेहरा उनकी पीठ से टिकाकर बैठ गई। जैसे ही उसका चेहरा हु शियानचैन की पीठ से लगा, उसे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह तुरंत सीधा हो गया और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जेयांग युवान पहले तो थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर उसकी झिझक गायब हो गई और वह हंस पड़ी। हु शियानचैन ने उसकी हंसी सुनी और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। इस तरह दोनों चुप थे, लेकिन वातावरण धीरे धीरे अजीब और नजदीकी हो गया। कुछ ही मिनटों बाद हु शियानचैन जेयांग युवान को नीचे उतारने पहुंचे। मोटरसाइकिल रुकने से पहले जेयांग युवान कूदकर उतर गई, हेलमेट हु शियानचैन के हाथ में रख दिया और पलटकर जाने लगी। उसकी यह पीठ कुछ इस तरह लगी जैसे वो भाग रही हो। हु शियानचैन ने उसकी पीठ को देखा और उसे बुलाया। जेयांग युवान रुक गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखी। वो, तुम। हु शियानचैन के पास शब्द थे, लेकिन उसे पता नहीं था क्या कहना चाहिए। इस समय वो खुद से थोड़ा नफरत करने लगा। हमेशा वह इतना चालाक और बातूनी होता है, लेकिन ऐसे खास मौके पर वो सही शब्द नहीं कह पाया। जेयांग युवान ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और अंदर दौड़ गई। ये देखकर हु शियानचैन अपनी मोटरसाइकिल पार्क कर अंदर चला गया। जैसे ही जेयांग युवान ने दरवाजा खोला और लाइट जलाई, उसने देखा हु शियानचैन अंदर आ रहे हैं। रोशनी में हु शियानचैन ने देखा कि जेयांग युवान का चेहरा भी उसका जैसा ही लाल है। तुम्हें अभी और कुछ करना है? जेयांग युवान ने पतली आवाज में पूछा। हु शियानचैन मुस्कुराया और बोला, तुमने अभी मुझे गले लगाया था। पहले जेयांग युवान उनकी कार लेती थी, लेकिन कभी गले नहीं लगाया। आज उसने सिर्फ हाथ नहीं बढ़ाया,
बल्कि उनकी पीठ से भी लग गई। थोड़ी सी अनिश्चित और रोमांटिक स्थिति हो शियानचेन के शब्दों से और भी मजबूत हो गई और जियांग युआन थोड़ी चिढ़ गई। वह नाटकीय अंदाज में बोली, मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की, गले लगाने में क्या दिक्कत है? उसके चेहरे की यह हरकत देखकर हो शियानचेन और भी मुस्कुराया। उसका चेहरा देखकर हो शियानचेन के दिल में और भी खुशी फैल गई। वो देख रहा था कि वह नाटक करके गुस्सा दिखा रही थी और उसे कुछ चतुराई करने का मन हो रहा था। तुम मुझे क्यों गले लगा रही हो? हु शियानचेन ने आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे बारे में कुछ सोचती हो? जियांग युआन उसकी बात सुनकर और भी झुंझला गई। थोड़ी देर सोचा, फिर उसने बिना कुछ सोचे अपना हाथ बढ़ाया और उसके कमीज का किनारा खींचा। गुस्से में उसने उसे गाल पर चुंबन दे दिया और बिना झिझक कह दिया, मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो क्या करने वाले हो? ये सब करके उसके दिमाग ने अचानक काम करना शुरू किया। तुम क्या कर रही हो? हु शियानचेन के हाथों और उसके चेहरे को देखकर जिसे उसने अभी चूमा था, उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने अपनी कमीज का किनारा ढीला किया। वो तो घर में जाने ही वाली थी, लेकिन हु शियानचेन के चकित और अविश्वसनीय चेहरे को देखकर उसने फिर से अपने कदम रोक लिए। हु शियानचेन भी इस अदा से पूरी तरह हैरान था। वो खाली नजरों से जियांग युआन को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर धीरे से अपने गाल को छू गया जिसे उसने अभी चूमा था। तुम। जैसे ही उसने एक शब्द कहा, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, कानों से लेकर गर्दन तक, और उसकी शक्ल शर्मिंदगी से भर गई। जियांग युआन को भी पहले शर्म महसूस हुई, लेकिन जब उसने उसे ऐसे देखा तो उसकी सारी झिझक गायब हो गई और उसने होंठ सिकोड़कर हंसना शुरू कर दिया। हु शियानचेन अभी भी पहले जैसी उलझन भरी नजरों से देख रहा था और थोड़े भ्रमित होकर पूछ बैठा, तुमने अभी मुझे चूमा? जियांग युआन बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपना सामान्य चेहरा लौटा लिया। उसने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, रात हो गई है, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। इतना कहकर बिना हु शियानचेन की प्रतिक्रिया देने का इंतजार किए वह उसे बाहर धकेल दिया। हु शियानचेन का दिमाग जियांग युआन जितना साफ नहीं था, इसलिए वह ऐसे ही बाहर खड़ा रह गया। जियांग युआन बंद दरवाजे से टिकी और 2 गहरी सांसें ली। आज रात लगता है उसने ज्यादा शराब पी ली है, बार बार कुछ ऐसा कर रही है जो समझ में नहीं आता। दरवाजे के बाहर वू शियुमेई और बाकी लोग बातें करते हुए आए। उन्होंने हु शियानचेन को दरवाजे पर हैरान खड़ा देखा और उलझन भरे लहजे में पूछा, तुम ठीक हो? दरवाजे पर क्यों खड़े हो? युआन कहाँ है? हु शियानचेन जैसे उनकी बात नहीं सुन रहा हो, बस बाहर की ओर देखकर खड़ा रहा। वू शियुमेई झुककर उसके पास गई और देखा, क्या हुआ? क्यों नहीं बोल रहे? ऐसे ही बेवकूफ की तरह खड़े हो? उसका पूरा चेहरा लाल देखकर उसने जिज्ञासु होकर पूछा, ये चेहरा इतना लाल क्यों है? बीमार हो क्या? और जैसे ही वह हाथ बढ़ाकर उसका माथा छूने लगी, बोली, शायद सच में बुखार है। वू शियुमेई ने वान झिक्सिन की तरफ देखा। वान झिक्सिन तुरंत पास आए और जांचने लगी। हु शियानचेन अभी शायद समझ पाया कि क्या हुआ। उसने दोनों की तरफ देखा और बोला, आंटी शियु, आप कब वापस आ गईं? वू शियुमेई ने अजीब चेहरे से कहा, हम तो कुछ समय पहले ही लौट आए थे, और तुम दरवाजे पर बेवकूफ बनकर क्यों खड़े हो? अंदर क्यों नहीं जाते? इतना कहकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और जियांग युआन को इशारा किया कि दरवाज़ा खोल दे। हु शियानचेन ने अभी अपनी पिछली शर्मिंदगी याद की। जियांग युआन ने उसका सबसे शर्मनाक रूप देखा। उसे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, इसलिए उसने वू शियुमेई और बाकी को कहा, आंटी शियु, देर हो गई है, मैं पहले चली जाती हूँ, कल मिलते हैं। इतना कहकर बिना वू शियुमेई कुछ और कहे वो पलटी और चली गई। ये बच्चा आज इतना बेधड़क क्यों हो गया? वू शियुमेई बड़बड़ाए। जब वू जी में घर लौटी, जिंग युआन उनकी आवाज़ सुनकर पहले ही अपने कमरे में चली गई थी। इस वक्त उसके दिमाग ने भी काम करना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि शायद अभी अभी उसने कुछ पागलपन कर दिया था। वू जीमे ने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, युआन, तुम पहले नहाओगी क्यों नहीं? जिंग युआन ने दरवाजे से कहा, आप लोग पहले नहा लो, मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूंगी, फिर नहा लूंगी। वू जीमे ने उसे देखते हुए कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया और चली गई। जिंग युआन अभी हुए हालात के बारे में सोच रही थी कि वू जीमे, जो बाहर गई थी, फिर से वापस आए और बोली, वैसे मैं सोच रही थी कि लिंगलिंग की मां को रेस्टोरेंट में मदद करने के लिए बुलाऊं, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि लियू फेंगनी उसकी बेटी की दोस्त की मां थी, इसलिए उसने अपनी बेटी की राय जानना चाहा। जिंग युआन ने सिर उठाकर उसे देखा और पूछा,
तुम उसे दुकान में काम करने के लिए बुलाना चाहती हो? वू जीमे ने हल्के से सिर हिलाया, बिस्तर के किनारे बैठी और कहा, मैं सोच रही थी, वैसे भी दोनों को अभी नौकरी की ज़रूरत है और हमारी दुकान का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कामगार की कमी है। लिंगलिंग की माँ भी मेहनती हैं, तो क्यों न उन्हें दुकान में मदद करने दिया जाए। जिंग युआनयुंग ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी सहमति जताई, इस तरह की बातों में तुम अपने हिसाब से फैसला कर सकती हो। जिंग युआनयुंग की सहमति देखकर वू जीमे ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर कल मैं उनसे जाकर बता दूंगी। वैसे तुमने उनके लिए घर कहाँ किराए पर लिया? वू जीमे ने फिर पूछा। जिंग युआनयुंग ने पता दोहराया और वू जीमे ने कहा कि उन्हें पता है। अगली सुबह वू जीमे जल्दी उठकर डू लिंगलिंग और उनकी माँ से मिलने गई और उन्हें ये सब बताया। इसी समय लियू फेंगनी को पता चला कि रेस्टोरेंट असल में उनके परिवार ने खोला था, लेकिन लियू फेंगनी ने थोड़ी झिझक के साथ मना कर दिया। युआनयुंग माँ, मैं भी मानना चाहती थी, लेकिन जब मैं कल रात वापस आई तो पड़ोस वाली लड़की ने मुझे नौकरी के बारे में बताया और मैंने कल ही हाँ कर दी थी। कल रात जब माँ बेटी रेस्टोरेंट से लौटी तो पड़ोस में रहने वाली लड़की आए और उसने पूछा कि क्या तुम्हें नौकरी मिल गई है। उसने ये भी बताया कि वह एक परिवार में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है, रोज मदद करती है, 2 और खाना भी बना देती है और डिनर के बाद घर जा सकती है। वेतन भी अच्छा है, हर हफ्ते 1 दिन छुट्टी और महीने में 60-70 युआन कमाती हैं। जब लियू फेंगनी ने सुना कि वेतन इतना अच्छा है और छुट्टियां भी हैं, तो वह तुरंत सहमत हो गई। वह वाकई में नहीं चाहती थी कि वू जीमे उसके दरवाजे पर आए। अगर वह पहले जानती तो पड़ोस वाली लड़की के पास नहीं जाती। ये सुनकर वू जीमे खुशी से मुस्कुराए और बोली, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूं कि तुम्हें नौकरी मिल गई। असल में वह भी सोच रही थी कि माँ बेटी की हालत दयनीय है और उन्हें नौकरी दिलाना चाहती थी, लेकिन अब जब उन्हें नौकरी मिल गई थी तो वह उनके लिए दिल से खुश थी। जैसे ही वू जीमे उठकर जाने लगी, लियू फेंगनी ने धीरे से रोका और कहा, युआनयुंग माँ, अगर आप लोग तैयार हों तो मैं चाहती हूँ कि आपका परिवार हमारे घर खाने आए। लियू फेंगनी सच में उनके परिवार का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती थी और उसके लिए यह एक तरीका था। वू शिवमेई ने हाथ हिलाते हुए निश्चिंत अंदाज में कहा, अभी तो तुम बस अपने घर में बस ही गए हो और जब असली में चैन की जिंदगी जियोगे, हम तुम्हारे पास आने वाले हैं। उस वक्त चाहे तुम हमें बुलाओ या न बुलाओ, हम बेधड़क तुम्हारे दरवाजे पर आ ही जाएंगे। वू शिवमेई की बातें सुनकर लियू फेंगनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जो अब तक कभी नहीं आई थी। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, जरूर, हम जरूर आएंगे। वू शिवमेई को विदा करने के बाद उसकी पीठ को देखते हुए लियू फेंगनी भावुक होकर धीमे स्वर में बोली, तुम्हारी दोस्ती सच में अलग ही है, ऐसे लोग आजकल कम ही मिलते हैं। इनके परिवार में भी कितना दयालुपन है। उसने कभी किसी को इतने कोशिश से दूसरों की मदद करते हुए नहीं देखा था। डू लिंगलिंग भी वू शिवमेई की पीठ को देखकर हल्के से सिर हिलाए, हाँ, हमने तो अभी बस 20 दिन ही जाना है। लियू फेंगनी भी हैरान थी। उसने सोचा था कि जियांग युनयुआन उसकी बेटी की स्कूल की सहपाठी है, लेकिन डू लिंगलिंग घर आने के बाद अपने स्कूल की जिंदगी के बारे में बहुत कम बताती थी। एक माँ के तौर पर लियू फेंगनी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी बेटी स्कूल में कैसी है। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसकी बेटी बहुत अच्छी और होशियार है और उसके लिए कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सोचकर लियू फेंगनी को एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी की उपेक्षा कर दी थी। उसकी आंखों में खेद की एक झलक आई। सिस्टर डू लिंगलिंग ने अपनी माँ की आंखों में ये गिल्ट देखा और धीरे से बोली, वह मेरी क्लासमेट है जो मिस्टर चेन के साथ क्लास करती है। इस बार हम दोनों साथ में जियान चेन जा रहे हैं एग्जाम देने। तभी लियू फेंगनी को समझ आया कि दोनों इस तरह से जानती हैं। युनयुआन बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि उसके स्वभाव और व्यक्तित्व में भी बहुत अच्छी है। उसके परिवार की भी तो सोचो, इतनी नेक है। ऐसी लड़की से दोस्ती करना बिल्कुल हानिकारक नहीं है। उसे दिल से अपनाओ, उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तरह मानो। मैं मानती हूँ इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। लियू फेंगनी ने धीरे से कहा। पहली बार जब जियांग युनयुआन मिस्टर चेन की क्लास में आई थी, लियू फेंगनी ने महसूस किया था कि यह लड़की बहुत ही खास है। साथ ही कुछ लड़कों के बीच की हल्की फुल्की तकरार के बावजूद वह खुद भी धीरे धीरे उसके करीब आ गई थी। डू लिंगलिंग बचपन से थोड़ी अंतर्मुखी रही थी और उसमें थोड़ी हीन भावना भी थी। स्कूल में उसके कोई खास दोस्त नहीं थे, सिर्फ सामान्य दोस्त। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका कोई सच्चा दोस्त बनेगा। लेकिन जब जियांग युनयुआन ने उसे अपने पिता के पास खींचा
तभी से उसने उसे अपने दिल में सबसे अच्छा दोस्त मान लिया था। इसके लिए लियू फेंगनी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मैं जानती हूँ, दू लिंगलिंग ने धीरे से कहा। दोनों बातें करते हुए कमरे में लौट आए। दू लिंगलिंग ने अपनी जेब में बचे पैसे अपनी माँ को देते हुए धीरे से कहा, माँ आप ये पैसे ले लीजिए। थोड़े बहुत पैसे तो बचे ही हैं और कुछ और भी बाकी हैं। आने वाले कुछ दिनों में उन्हें खाने पीने और कपड़ों पर कटौती करनी होगी। खुशकिस्मती से पास के पड़ोसी ने कहा कि मालिक लंच का ध्यान रखेंगे। दोपहर में लियू फेंगनी मालिक के घर पर खाना खाएंगी और दू लिंगलिंग का खाना स्कूल में पहुंच जाएगा। इस तरह लंच की चिंता नहीं रहेगी और पैसे भी बचेंगे। लियू फेंगनी अपने हाथ में पैसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। उसने कहा, चिंता मत करो, अगले महीने मैं काम शुरू करके पैसे ले लूंगी। अब जब घर किराए पर ले लिया था तो कम से कम उनके पास रहने की जगह तो थी। बारिश या तूफान में भी वह सुरक्षित रह सकती थी। और उनके पास अभी भी 10 से ज़्यादा युआन बचा था, जो कम से कम 1 महीने तक उनके रहने और खाने का खर्च चला देगा। बस लियू फेंगनी जब काम शुरू करेगी तो उसके पास पैसे आ जाएंगे। महीने की सैलरी फैक्ट्री के अनुभवी कर्मचारियों जितनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन माँ और बेटी के लिए यह पर्याप्त थी। हर महीने थोड़ा ज़्यादा किराया, पानी और बिजली देने के बाद खाने पीने में वे सादा जीवन जी सकती थी। और अगले साल जब दू लिंगलिंग विश्वविद्यालय जाएगी तो उनके पास महीने का 10 युआन से ज़्यादा का जीवन व्यय भी होगा और उनका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। ये सोचकर लियू फेंगनी के दिल में अपने भविष्य को लेकर उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि भविष्य उज्ज्वल है और वह पहले कभी इतनी संतुष्ट महसूस नहीं कर रही थी। अपनी माँ की खुशी महसूस करके दू लिंगलिंग ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं अभी भी जियांग युआन का शुक्रगुजार हूँ। उसने हमें ऐसे जीवन से भागने की हिम्मत दी और हमारी बहुत मदद की। लियू फेंगनी ने जल्दी से सिर हिलाया। दोनों ही अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। जियांग युआन की ओर देखें तो पिछली रात उसने जो मूर्खतापूर्ण काम किए थे उनके बारे में सोचकर वह काफी परेशान थी और पूरी रात अच्छी नींद नहीं ले पाई। जैसे ही वह धीरे धीरे सोई, बाहर लगभग सुबह हो गई थी। वू शियुमेई ने सोचा कि शायद वह रात देर तक पढ़ रही थी, इसलिए बाहर जाते समय उसे नहीं जगाया। जब जियांग युआन जागी तो बाहर सूरज ऊंचा था। उसने समय देखा, 11 बजे के बाद थे। ये पहली बार था जब वह इतनी देर तक सोई थी। एक स्टील बुन खाकर उसने पेट भरा, तैयार होकर साफ सुथरा हो गई और दू लिंगलिंग के घर चली गई। वह ऊपर गई और दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जियांग युआन ने अंदर को पुकारा, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने सोचा कि शायद वे किसी काम में व्यस्त हैं और चुपचाप लौट आई। सोचते हुए, आज तो सीयू सिटी यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में अंकल झांग को आड़ू देने का दिन था। उसने सोचा कि अभी करने के लिए कुछ नहीं है तो क्यों न अभी आड़ू सौंप दिया जाए। हालांकि आड़ू का मौसम अभी पीक में नहीं था, लेकिन तर्क के हिसाब से बाजार में आड़ू नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जून की सूचेंग में आड़ू ज़्यादा नहीं होते, इसलिए अंकल झांग ने कोई गलती नोटिस नहीं की। अब भले ही आड़ू कम बिक रहे थे, लेकिन स्पेस में उगाई गई सब्जियां बहुत लोकप्रिय थीं, क्योंकि उन सभी सब्जियों को सीधे रेस्टोरेंट में भेजा गया था। सब्जी सप्लायर वह खुद थी और पैसे सीधे उसके हाथ में आते थे। यह ऐसा ही था जैसे उत्पादन और बिक्री दोनों उसके नियंत्रण में हो। साइकिल पर बैठकर जियांग युआन सीयू सिटी यूनिवर्सिटी चली गई। जैसे ही वह यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची, उसने एक परिचित चेहरे को देखा। वह व्यक्ति जियांग युआन को देखकर थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ, फिर कुछ सोचने के बाद याद आया। छोटी जियांग, क्या तुम वही हो? हमें पिछली बार कैफेटेरिया में बात हुई थी। डायरेक्टर शी ने उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। जियांग युआन साइकिल से उतरी, हाथ बढ़ाया और हल्का सा मिलाते हुए बोली, हाँ मुझे याद है। डायरेक्टर जे, हाँ मुझे तो याद है। जेंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। सामने खड़े डायरेक्टर जे वही थे जो उस पहले कैफेटेरिया में अंकल झांग ने पिछली बार उसके लिए कैनन फैक्ट्री से मिलवाया था। आज आप यहाँ? जेंग युआन ने आवाज उठाकर पूछा। डायरेक्टर जे की आंखें झिलमिला उठीं। क्या संयोग है, आज मैं बॉस झांग से मिलने आ रहा था ताकि हम दोनों को मिलवा सके और फिर से बातें कर सकें। पर स्कूल के गेट पर आपसे मिलना तो और भी बढ़िया हो गया। अब बॉस झांग को आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर थोड़ी हिचकिचाहट में उन्होंने पूछा, आज वीकेंड या छुट्टी भी नहीं है तो आप स्कूल क्यों नहीं गई? जेंग युआन ने कोई बहाना बनाया और फिर शांतिपूर्वक पूछा, आपको मुझसे और क्या चाहिए? पिछली बार जब वह सहयोग के बारे में बात कर चुके थे
जैंग युवान ने साफ कर दिया था कि अगर वे उसके गार्डन का निरीक्षण करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। अब क्या वह इसे समझ पाएंगे? सोचते ही नहीं, डायरेक्टर झे ने 2 बार हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, पिछली बार हमने कच्चे माल की सप्लाई के बारे में बात की थी। मैं आज आपसे सिर्फ यही पूछने आया हूँ कि आपकी फ्रूट फार्म की आलू की फसल इस मौसम में खत्म हो रही है, सही? जैंग युवान ने शांत रहकर उनकी बात का उत्तर देने में जल्दी नहीं की। डायरेक्टर झे ने उसे देखा, फिर हंसते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी फैक्ट्री इस साल न्यू ईयर से पहले एक बैच पीच जूस बनाना चाहती है। आप भी जानते हैं कि चीनी नववर्ष बिजनेस के लिए सबसे सही समय है। मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, पिछले 10 दिन में हमने कई जगहों पर आलू की जांच की है। बहुत सारी जगहों के आलू अब मार्केट में आ चुके हैं। जो अब भी मार्केट में नहीं आए हैं वो हमारे मानकों पर खरे नहीं उतरते। जैंग युवान ने उसकी बात को ध्यान से सुना, फिर आवाज उठाकर पूछा, तो आज आप यहाँ आकर क्या करना चाहते हैं? डायरेक्टर झे ने फिर से हंसते हुए कहा, पिछली बार हम इसलिए नहीं बने क्योंकि हमने आपके ऑर्चर्ड का निरीक्षण करना चाहा था। अब फैक्ट्री के नेताओं ने कहा है कि हम अभी आपके ऑर्चर्ड का निरीक्षण नहीं करेंगे, बस आप ये गारंटी दें कि जो आलू आप भेजेंगे वो बेदाग होंगे और हम सब स्वीकार करेंगे। जैंग युवान ने मुस्कुराकर डायरेक्टर झे की आंखों में देखा और हल्के से ठहाका लगाते हुए कहा, डायरेक्टर झे, आप मुझे 3 साल की बच्ची समझ रहे हैं क्या? डायरेक्टर झे सोच रहे थे कि यह छोटी सी लड़की है और आसानी से फंस सकती है, लेकिन अब उनकी फैक्ट्री उसके सामने झुक रही थी, न कि वह फैक्ट्री के सामने। जैंग युवान ने धीरे से कहा, आप भी जानते हैं कि हमारे शहर में आलू उगाना आसान नहीं है। मेरे आलू बहुत ही खास हैं और आप उन्हें बस तोड़कर नहीं ले सकते। इस सर्दी में भी मेरे आलू बाजार में नहीं आए हैं और मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि हम उन्हें मध्य सर्दी तक भी लगातार पैदा कर सकते हैं। अगर मैं उन्हें कहीं और बेचूं तो शायद मुनाफा और भी ज्यादा होगा। डायरेक्टर झे चुप हो गए। जैंग युवान को स्वाभाविक ही पता था कि कैनरी उसके लिए अभी सबसे सही विकल्प है। आखिरकार सर्दियां जल्दी ही आने वाली हैं और भले ही आलू बिक भी जाएं, उस दिन बहुत ज्यादा आलू नहीं बिक पाएंगे। लेकिन ये बात अलग है कि वह कैनरी से सहयोग करना चाहती है। इसका मतलब यह नहीं कि कैनरी उससे बड़ी और उसे दबा सकती है। आखिरकार अभी तो कैनरी उसकी भीख मांग रही है, वह उनकी नहीं। प्राथमिक और गौण को स्पष्ट रूप से अलग समझो और शर्तें तय करना आसान हो जाएगा। डायरेक्टर शी ने जैंग युवान को देखते हुए जोर से हंसते हुए कहा, शाओ जियांग, हमारे पास कुछ बात करनी है ना? मैं आज तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ, नहीं तो अचानक मिलने का क्या मतलब? जैंग युवान हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, आपकी सच्ची नीयत दिख रही है, तो सब कुछ बातचीत से तय किया जा सकता है। डायरेक्टर शी ने उसके शब्द सुनकर तुरंत समझ लिया कि अब कुछ करना है। उसने कहा, शाओ जियांग, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? अगर है तो चलो कहीं बैठकर थोड़ी बात करते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने जैंग युवान की साइकिल के पिछली सीट की ओर देखा। जैंग युवान शुरुआत में आलू पहुंचाने आई थी, लेकिन इस समय साइकिल की टोकरी खाली थी। उसने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, अभी तो कुछ खास काम नहीं है। डायरेक्टर शी ने सोचा और बोला, आज इतनी अच्छी संयोग है, क्यों न मैं तुम्हें हमारी फैक्ट्री दिखा दूं। जैंग युवान ने भी सोचा, अब कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, तो चलो फैक्ट्री देख आती हूँ। कुछ ही समय में दोनों कैनरी पहुंच गए। सुझोउ शहर की कैनरी उसकी कल्पना से भी बड़ी थी। भले ही ये किसी स्टील फैक्ट्री के मुकाबले छोटी थी, लेकिन सामान्य फैक्ट्री से यह काफी बड़ी थी। डायरेक्टर शी ने उसे चारों ओर घुमाया और फिर एक ऑफिस में ले गए। उस समय ऑफिस में कोई नहीं था, तो डायरेक्टर शी ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। कैसा लगा? देखने के बाद तुम्हें हमारी कैनरी का आकार ठीक लगता है? डायरेक्टर शी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बात करते हुए उसने जैंग युवान को एक कप गर्म चाय भी दी। जैंग युवान ने दोनों हाथों से कप लिया, सिर हिलाया और कहा, हाँ, आकार वाकई बड़ा है। डायरेक्टर शी उसके पुराने अंदाज में बोले जाने वाले शब्दों को सुनकर खुश हुआ। ये छोटी सी लड़की दिखने में तो युवा थी, लेकिन व्यवहार और बोलने में बिल्कुल बड़ी जैसी थी। तो क्या तुम्हें हमारे साथ काम करने में दिलचस्पी है? डायरेक्टर शी ने हंसते हुए पूछा। जैंग युवान ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं मूर्ख नहीं हूँ। अगर मुझे पैसा मिला तो मैं कैसे पैसा कमाऊंगी, यह मुझे पता है। कीमत सही हो, बस यही बात जरूरी है, बाकी सब तय किया जा सकता है। डायरेक्टर शी उसकी बात सुनकर फिर से हंस पड़ा। जैसा कि तुमने कहा,
पूरे सियू शहर में तुम्हारे पास ही आड़ू है और तुम हमें स्रोत नहीं बताओगी। अगर ऐसा है तो कीमत तय करना आसान है। डायरेक्टर शी ने कहा, हम नकली आड़ू की बात नहीं करेंगे। इस मौसम में तुम महीने में कितने आड़ू सप्लाई कर सकती हो? जियांग युवान ने थोड़ी देर सोचा, फिर जैसे उसका रवैया बदल गया और उसने जवाब दिया, असल में अगर कीमत अच्छी रखी जाए तो हम निश्चित रूप से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आगे हम सहयोग करेंगे तो आपको हमारी बगीचे की जांच के लिए बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम थोड़ी छूट भी दे देंगे। डायरेक्टर शी के चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। तो कीमत के बारे में क्या सोचती हो? जियांग युवान ने थोड़ी देर सोचा और लंबा सांस लेकर बोली, पहले जो आड़ू मैंने मार्केट में बेचे थे उनकी कीमत 9 सेंट प्रति आड़ू थी और प्रत्येक का वजन लगभग 1 किलोग्राम था। मैंने ये पहले अंकल झांग को पहले कैफेटेरिया में दिए थे। कीमत भी 50 सेंट प्रति। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कम मांगता है। कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, आप इतनी बड़ी फैक्ट्री हो, स्वाभाविक है कि आप उनसे ज्यादा चाहोगे, इसलिए दाम भी आपके लिए ज्यादा होगा। डायरेक्टर जे उसकी ओर देखते रहे, जैसे उसकी अगली बात का इंतजार कर रहे हों। आपको 25 पैसे प्रति किलो कैसा लगेगा? जियांग युन्युआन ने हिम्मत से पूछा। डायरेक्टर जे ने ये सुनकर हंस दिया। लगता है ये छोटी लड़की अभी भी बहुत अनुभवहीन है। आखिरकार वे खुद रिटेल के बिजनेस में नहीं हैं। अगर कच्चा माल महंगा पड़ा तो उनका प्रोडक्ट बेचना मुश्किल हो जाएगा। दाम बहुत ज्यादा है, इससे हमारे आगे के काम में मुश्किल होगी, डायरेक्टर जे ने कहा। फल किसान कच्चा माल देते हैं, सोचते हैं कम मुनाफा लेकिन ज्यादा बिक्री। अगर बिक्री बढ़ी तो मुनाफा भी बढ़ेगा। जियांग युन्युआन पूरी तरह समझ गई। अगर उसने तुरंत अपना दाम बता दिया तो वे कीमत सबसे कम करने की कोशिश करते। भले ही उसके आम मुफ्त हों, लेकिन उनकी मेहनत और लागत तो लगती ही है। उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ डायरेक्टर जे की आंखों में देखा और कहा, आपको पता ही होगा कि इतनी अच्छी क्वालिटी के आम तैयार करने में हमने कितनी मेहनत और लागत लगाई है। जो दाम मैं दे रही हूँ उसे कम नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर जे ने उसकी ईमानदारी देख ली। उन्होंने सोचा, ये लड़की आसान नहीं है और धोखा नहीं खाएगी। ठीक है, चलो थोड़ा पीछे हटते हैं, क्या 25 पैसे प्रति किलो सही रहेगा? डायरेक्टर जे ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अगर इस कच्चे माल का दाम नहीं रखा गया तो हमारा उत्पादन ही नहीं होगा। नए प्रोडक्ट्स जरूरी हैं। जियांग युन्युआन ये सुनकर हंस पड़ी। अरे वाह, ये तो आधा हो गया सौदा। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलकते हुए उसने कहा, आप जो दाम दे रहे हैं वो बहुत कम है। क्यों न आप कहीं और जाएं, शायद वहां आपको वो दाम मिल जाए। जैसे ही वह उठी, डायरेक्टर जे समझ गए कि ये लड़की सच में साधारण नहीं है। उन्होंने जल्दी से हाथ रखा और उसे बैठने का इशारा किया। चलो कोई बकवास नहीं, 30 पैसे प्रति किलो। अगर ठीक है तो सौदा पक्का, नहीं तो हमारी फैक्ट्री और रास्ता निकालेगी। जियांग युन्युआन ने सोचा, 30 से कम तो नुकसान ही होगा। आखिरकार दोनों की बात में समझौता हुआ और दाम तय हो गया। फिर डायरेक्टर जे ने पूछा, ठीक है, अब बताओ आपकी वर्तमान पैदावार कितनी है? क्योंकि अगर वे बगीचे को देख सके तो उन्हें भरोसा होगा। जियांग युन्युआन ने थोड़ा सोचा और कहा, हमारे ऑर्चर्ड में हाईटेक तरीके से पेड़ लगाए गए हैं। न केवल क्वालिटी बढ़िया है बल्कि पैदावार भी कम नहीं है। अब हमारे बगीचे का रोजाना उत्पादन करीब कुछ 100 किलो के आसपास है, जियांग युन्युआन ने संयमित अंदाज में कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने जोड़ा, लेकिन हमारी जगह सर्दियों में थोड़ी ठंडी रहती है, इसलिए उत्पादन काफी घट सकता है। असल में स्पेस में आड़ू का उत्पादन रोजाना लगभग 2000 किलो के आसपास होता था। लेकिन जियांग युन्युआन ने यह बात जानबूझकर छुपाई ताकि डायरेक्टर शी डर न जाए। डायरेक्टर शी ने ये सुनकर महसूस किया कि सप्लाई अभी भी स्वीकार्य है। क्या रोजाना 1000 किलो फैक्ट्री भेजना ठीक रहेगा? डायरेक्टर शी ने पूछा, सर्दियों में हम इसे घटा भी सकते हैं। ये सुनकर जियांग युन्युआन ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, ये संभव है। रोजाना 1000 किलो के लिए कीमत 80 सेंट प्रति किलो है, यानी कि रोजाना अच्छी कमाई होगी। दोनों ने बाकी डिटेल्स पर चर्चा की। डायरेक्टर शी डर रहे थे कि जियांग युन्युआन बाद में पछताए, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के लिए ले गए। कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तैयार था, बाकी केवल कुछ बातें बदलनी थी, जैसे कीमत। जब समय आएगा तो आप खुद डिलीवरी करेगी या हम कोई कार भेजेंगे? डायरेक्टर शी ने पूछा। जियांग युन्युआन ने थोड़ी सोचकर कहा, हमारे पास ईस्टर्न सबर्ब्स में एक गोदाम है और हम रोज वहां आड़ू स्टोर करेंगे। आप अपनी कार भेजकर ले जा सकते हैं।
पहले उसने वहां एक सस्ता गोदाम किराए पर लिया था और अब वह काम आया। रोजाना आड़ू वहां स्टोर किए जाएंगे और अगले दिन फैक्ट्री के लोग उन्हें लेने आ जाएंगे। बहुत आसान और सुविधाजनक। ये सुनकर डायरेक्टर शी ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, बस यही रहेगा। फिर वह जियांग यून्युआन को लीगल डिपार्टमेंट लेकर गए ताकि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो जाए। जियांग यून्युआन ने नहीं सोचा था कि वह इतना उतावला होगा, लेकिन उसके लिए इसमें कोई नुकसान नहीं था। फैक्ट्री में फल उगाने वालों का भुगतान महीने में एक बार होता था। सबसे पहले उन्हें कच्चा माल दिया जाता है और महीने के अंत में पैसे मिल जाते हैं। उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि जियांग यून्युआन उन्हें धोखा दे सकती है। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही तैयार था, बस कुछ शर्तें बदलनी थी, इसलिए साइनिंग बहुत जल्दी हो गई। थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट की डुप्लीकेट जियांग यून्युआन के सामने आई। जियांग यून्युआन ने कॉन्ट्रैक्ट को शब्द दर शब्द पढ़ा और जब ये सुनिश्चित कर लिया कि कोई भी चालाकी नहीं है, तो उसने डायरेक्टर शी के साथ साइन कर दिया। सोचते हुए उसने इसमें एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी जोड़ दिया ताकि उनकी डील किसी तीसरे पक्ष को पता न चले। डायरेक्टर शी ने भी इसे मान लिया। सिर्फ साइन करने ही वाली थी कि डायरेक्टर शी ने उसे रोकते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम वयस्क हो? जियांग यून्युआन हंसते हुए बोली, हाँ, मेरा आईडी कार्ड भी है। और डरते हुए कि शायद वह विश्वास न करे, उसने अपना आईडी कार्ड निकालकर दिखा दिया। हालांकि डायरेक्टर शी ने कहा कि उन्हें विश्वास है, फिर भी उन्होंने एक बार देखा। आईडी कार्ड देखकर उन्हें यकीन हो गया कि जियांग यून्युआन वयस्क है। मेरी घमंड मत समझना, लेकिन अगर तुम नाबालिग होती तो तुम्हारे वयस्क लोग आते और इस बारे में बात करते, कहते कि कॉन्ट्रैक्ट ये तो गिनती में नहीं आता। मैं शिकायत कहाँ करूं? सही। डायरेक्टर जी हंस पड़े। जियांग यून्युआन बस बेबस सिर हिलाती रही। जैसे ही वह साइन करने ही वाली थी, डायरेक्टर जी ने फिर रोका। तुम्हें पता होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार साइन होने के बाद कानूनी तौर पर बंधनकारी हो जाता है। अगर तुम इसे तोड़ोगी तो तुम्हें नुकसान भरपाई करनी पड़ेगी। तुम्हें पूरा यकीन होना चाहिए कि तुम इसका मालिक बन सकती हो। किसी वजह से डायरेक्टर जी का दिल कुछ अस्थिर सा महसूस कर रहा था। शायद इसलिए कि सामने खड़ी ये छोटी लड़की इतनी कम उम्र की थी और ये उसे बेचैन कर रहा था। जियांग यून्युआन ने धीरे से आह भरी, हाथ में रखा पेन नीचे रखा और हताश होकर बोली, अगर आपको इतनी चिंता है तो आप क्यों नहीं साइन कर देते? डायरेक्टर जी ने देखा कि वह सच में साइन नहीं करने वाली है, तो जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, साइन कर दो, मैं क्यों फिक्रमंद हूँ, साइन कर दो। और सच में उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जियांग यून्युआन ने अपना नाम साइन किया और हाथ की मुहर लगाई। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही डायरेक्टर जी ने राहत की सांस ली। उसने जियांग यून्युआन को बाहर तक भेजा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर भविष्य में तुम्हें कुछ करना हो तो सीधे मेरे पास आना। अगर मैं मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। जियांग यून्युआन जानती थी कि ये सिर्फ शिष्टाचार की बातें हैं, इसलिए उसने हल्का सा सिर हिलाया और अलविदा कह दिया। कैनरी से बाहर निकलते ही बाहर का समय काफी हो गया था। उसने सोचा कि चलो अंकल झांग को पिज़्ज़ा डिलीवर करने चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट संभालकर वह जल्दी से सियोक सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी। पहले कैफेटेरिया के गेट पर पहुंचते ही उसने अपनी साइकिल देखी। जियांग यून्युआन ने साइकिल पकड़कर पहले कैफेटेरिया की ओर बढ़ी। कैफेटेरिया के दरवाजे पर उसने ज़ांग सुई को देखा, जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था। भाई ज़ांग सुई, बहुत दिन हो गए, जियांग यून्युआन ने साइकिल रोकते हुए कहा। ज़ांग सुई ने मुस्कुराते हुए देखा और बोला, क्या तुम अंकल को पिज़्ज़ा देने आए हो? जियांग यून्युआन हल्का सा सिर हिलाकर बोली, मैंने देखा था कि आप रेस्टोरेंट के दिन आए थे, क्यों नहीं रेस्टोरेंट में बैठ गए? तुम हर दिन वहां नहीं होती, मैं कैसे जान पाऊं? ज़ांग सुई मुस्कुराए। वो कई बार स्टोर गया था, लेकिन हर बार जियांग यून्युआन वहां नहीं थी। जियांग यून्युआन सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी। उसने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराए और बात बदल दी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल झांग को ढूंढ रहे हैं। जितना उसे पता था, ज़ांग सुई सियोक सिटी यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं था और न ही छात्र। हुओ शियानचेन ने पहले कहा था कि वो बिजनेस में है, लेकिन साफ नहीं बताया। ज़ांग सुई ने जियांग यून्युआन के पीछे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ। जियांग यून्युआन ने उनकी नज़र के पीछे देखा। जैसे ही उसने पलटा, उसने थोड़ी दूर से एक लंबी काया को आते हुए देखा। जियांग यून्युआन की सांस अटक गई और पिछली रात की शर्मनाक घटना याद आ गई। उसने जल्दी से नज़र हटाए, सिर झुका लिया और ज़ांग सुई से बोली, मुझे अभी अंकल को पिज़्ज़ा डिलीवर करने हैं,
इसलिए मैं अब बात नहीं कर सकती। आप आगे बढ़ें। और ये कहकर वह जल्दी से साइकिल को कैफेटेरिया के दरवाजे तक ले गई और पीछे की सीट पर रखी टोकरी उतारने लगी। लेकिन उससे पहले कि वह टोकरी उठाती, उसने देखा कि टोकरी पहले ही हुओ शियानचेन के हाथ में थी। हुओ शियानचेन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, दिन में कहाँ थी तुम? जब तुम स्टोव गई थी, आंटी शियू ने कहा था तुम घर पर थी, लेकिन जब मैं गया और दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। किसी अजीब वजह से जियांग युआन को लग रहा था कि आज हुओ शियानचेन कुछ अलग सा लग रहे थे। हुओ शियानचेन ने जियांग युआन की मदद करते हुए टोकरी कैफेटेरिया तक पहुंचाई। झांग सुई भी समझदार इंसान था। जब उसने देखा कि दोनों के बीच माहौल ठीक नहीं है, तो उसे तुरंत कुछ समझ में आ गया। उसने हुओ शियानचेन की तरफ आंख मारी और धुंधले स्वर में बोला, लगता है तुम अब फ्री नहीं हो, तो जब फ्री हो तब अपने काम की बात करेंगे। इतना कहकर उसने दोनों की और कुछ सुने बिना ही अलविदा कहा और मुड़कर चला गया। ये देख हुओ शियानचेन चुप रहा। जैसे ही उसने टोकरी कैफेटेरिया के स्टाफ को दे दी, हुओ शियानचेन ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? जियांग युआन ने होंठ सिकोड़ते हुए 2 बार पलकें झपकाई और बोलने ही वाली थी कि हुओ शियानचेन ने फिर आवाज उठाई, कल रात की वजह से। जियांग युआन ने शब्द निगल लिए और फिर भी जवाब दे दिया, कल रात? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसकी जिद्दी बात देखकर हुओ शियानचेन हंसा और सिर हिलाया, अगर ऐसा है तो मान लो कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही हुओ शियानचेन ने ये कहा, जियांग युआन की सांस ठहर गई और फिर उसे गुस्सा आने लगा। सोचो, उसने पूरी रात करवटें ली और नींद नहीं आए, और हुओ शियानचेन को इसकी कोई परवाह ही नहीं। किसी वजह से जियांग युआन गुस्से में टोकरी झटककर हुओ शियानचेन से लेकर बाहर निकल गई। हुओ शियानचेन ने उसका फूला हुआ चेहरा देखा और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। इसी वक्त उसे एहसास हुआ कि ये लड़की असल में कितनी छोटी और प्यारी है। हुओ शियानचेन ने 2 तेज कदम बढ़ाए और जियांग युआन का हाथ पकड़ लिया। पहले भी उन्होंने हाथ पकड़ा था, लेकिन इस बार एहसास बिल्कुल अलग था। जियांग युआन की आवाज़ अटक गई, दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई, जैसे खुद पर काबू ही नहीं रहा। लेकिन हुओ शियानचेन को अपनी गलती का पता न चले, इसलिए उसने जल्दी से अपने भावनाओं को संभाला, हाथ जल्दी से हटाया और चिढ़ते हुए बोली, फिर से फायदा मत उठाना, वरना मैं मार दूंगी। हुओ शियानचेन ने भौं उठाते हुए कहा, अगर तुम ये कहना चाहती हो, तो क्या तुमने कल रात मेरा फायदा नहीं उठाया? हुओ शियानचेन ने जानबूझकर अपनी आवाज़ दबाई नहीं। अब दिन का समय था, लोग आते जाते थे, और उसके शब्दों को सुनकर सबके चेहरे पर जिज्ञासा झलकने लगी। जियांग युआन को सबकी निगाहें सहन नहीं हुई और वह जल्दी से बाहर भाग गई। हुओ शियानचेन ने उसका घबरा कर भागता हुआ रूप देखा और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वह मूर्ख नहीं था, समझदार था। क्या इस लड़की की ये हालत ये साबित नहीं करती कि उसका दिल पहले ही उसमें जगह बना चुका है? भले ही अब तक प्यार की बात न हो, लेकिन उसने अपने दिल में जगह तो बना ही ली। इसका मतलब है कि उसने जो कुछ भी किया, वह व्यर्थ नहीं गया। ये सोचकर हुओ शियानचेन का मूड और अच्छा हो गया। वह 2 तेज कदम और बढ़ाकर जियांग युआन के पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे कैफेटेरिया के दरवाजे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि जियांग युआन किसी की मदद कर रही थी। लगता था कि वह तेज भागते हुए किसी से टकरा गई थी। सॉरी, अभी ध्यान नहीं दिया, जियांग युआन ने जोर से कहा। जिसे जियांग युआन मदद कर रही थी, वह 21 साल की एक युवती थी, गोरी और सुंदर, सिर पर हेडबैंड और मोटी चोटी बनी हुई। पील रंग की चमकदार ड्रेस, ब्लाउज और सफ़ेद हाई हील वाली चमड़े की जूती पहनकर वो पूरे चेहरे से ही जीवंत और चमकती दिख रही थी। लेकिन इस पल उसके चेहरे पर तना हुआ भाव था। उसने अपनी ड्रेस से धूल झटकते हुए नाखुशी जताए और झल्लाते हुए जियांग युआन की ओर देखकर बोली, तुम भी सड़क पर ध्यान तो दो, कैफेटेरिया के गेट पर लोग आ जा रहे हैं। इतनी लापरवाही किसी से टकरा सकती थी क्या? तभी जियांग युआन उस लड़की की ओर देखती है और महसूस करती है कि ये लड़की थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि पहले कहाँ देखी थी। लड़की अपनी स्कर्ट से धूल झटककर जियांग युआन को घूरती हुई पूछती है, मुझे देखकर क्या सोच रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जियांग युआन हंसते हुए सिर हिलाती है, तुम सही कह रही हो, हाँ, मैं लापरवाह थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि लड़की को थप्पड़ न लगे, और लड़की ने देखा कि जियांग युआन सही रवैया दिखा रही है, तो वह चुप हो गई। फिर बोली, तो अगली बार ध्यान रखना, इतनी जल्दबाजी मत करना, समझी? इतना कहकर वह उठी और कैफेटेरिया की तरफ जाने लगी।
जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने हु शियानचैन को देखा, जो अभी अभी कैफेटेरिया के गेट पर आया था। भैया हु, लड़की की आंखें चमक उठी। हु शियानचैन को देखकर वह ऐसे दिख रही थी जैसे बड़ा भेड़िया छोटा खरगोश देखे। झियांग यूनिवान पूछने ही वाली थी कि कहीं पहले उसने इस लड़की को देखा है, लेकिन उसकी बातें और चेहरा देखकर उसे अचानक याद आया कि वो लड़की पहले भी हु शियानचैन के हॉस्टल के दरवाजे पर मिली थी। लड़की और हु शियानचैन साफ तौर पर बहुत अच्छी सी जान पहचान वाले थे। इस सब को देखकर झियांग यूनिवान के दिल में अजीब सी खटास उठ गई। उसने सिर मोड़कर हु शियानचैन की तरफ देखा, फिर चुपचाप वहां से चल पड़ी। हु शियानचैन ने उसे ऐसे जाते देखा, समझ गया कि उसने कुछ गलत समझ लिया है, इसलिए लड़की से कुछ नहीं कहा, बस पीछे पीछे चल पड़ा। हु किंग ने हु शियानचैन की पीठ को देखा और कुछ नहीं कहा। वह बस अपने पैरों पर थपकी मारती रही और उसका चेहरा गुस्से से कसा हुआ था। झियांग यूनिवान अपनी साइकिल ढूंढकर टोकरी बांध रही थी, तभी हु शियानचैन भी पीछा करता हुआ आ गया। क्यों भाग रही हो? हु शियानचैन ने पूछा। झियांग यूनिवान ने उस पर गुस्से और हल्की चिंता के साथ देखा। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? इतना कहकर वह साइकिल की ओर बढ़ी और वापसी की तैयारी करने लगी। हु शियानचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। वापस क्यों? स्कूल में खाना अच्छा नहीं है क्या? वहां तो खूबसूरत लड़कियां भी होंगी। झियांग यूनिवान ने चुप न रहकर कहा। हु शियानचैन हंस पड़ा और बोला, पहले वापस चलो। इतना कहते हुए उसने झियांग यूनिवान के हाथ से साइकिल की सीट पकड़ी और उसे पीछे बैठने का इशारा किया। झियांग यूनिवान चुपचाप पीछे बैठ गई। साइकिल चलने लगी और ठंडी हवा उसके चेहरे को छूने लगी। झियांग यूनिवान के मन में अचानक हड़कंप मच गया। अभी अभी उसने खुद से पूछा, वो जो अभी किया, वो क्या था? अगर चाहो तो मैं इसका और भी ज्यादा भावनात्मक, दिल को छू लेने वाला संस्करण भी बना सकती हूँ। तुम चाहोगी मैं ऐसा कर दूं? जियांग युवान के दिल में थोड़ी चिड़चिड़ाहट सी थी। अभी जो उसने देखा था, उससे लगता था कि यहाँ कोई खास पैसा पानी नहीं है। हु शियानचैन उसकी आंखों के भाव पर नहीं पाया और नहीं जानता था कि वह अभी क्या सोच रही है। इसलिए उसने बस कहा, उसका नाम हे किंग है, मैं उसे क्योटो में मिला था। वह मेरे अंकल के दोस्त की बेटी है, मैं उसे ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानता। उसने उस व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया। इससे साफ पता चलता था कि वह किंग को बिल्कुल भी नहीं जानता, मतलब उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। जियांग युवान पीछे कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा ओह निकाल दी। उसकी यह प्रतिक्रिया सुनकर हुआ शियानचैन ने आंखें नीचे कर लीं। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। अब जियांग युवान खुद को संभाल चुकी थी। वह बेवकूफ नहीं थी। भले ही उसने कभी किसी को डेट नहीं किया हो, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसके दिल की प्रतिक्रिया क्यों इतनी तेज थी। वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि वह हु शियानचैन से साफ साफ बात करेगी। खैर, हु शियानचैन में टैलेंट, रूप और अच्छाई सब कुछ था। ऐसे में किसी का उसके लिए प्यार करना कोई अजीब बात नहीं थी। जब वह रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे, हु शियानचैन ने गाड़ी पार्क की। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, जियांग युवान ने पहले बोल दिया, क्या तुम इसके बारे में और जानने में दिलचस्पी रखते हो? कहते हुए उसने अपनी आंखें उठाकर हु शियानचैन को घूरा। हु शियानचैन एक पल के लिए चौंक गया। जाहिर था, उसने नहीं सोचा था कि वह सड़क पर इतनी देर चुप रहने के बाद सिर्फ यह एक वाक्य बोलेगी। उसका दिल पहली बार थोड़ी देर के लिए रुक सा गया और फिर पागलों की तरह तेजी से धड़कने लगा। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन हल्के से कांपते मांसपेशियां उसकी भावना को बयां कर रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने जानबूझकर पूछा, हालांकि वह समझ चुका था। जियांग युवान नाराज नहीं थी। उसने उसकी आंखों में देखा और आगे कहा, मत बनो कि तुम नहीं समझ रहे, तुम समझ रहे हो। फिर उसने थोड़ी देर रोका और जोड़ा, अगर तुम सच में नहीं समझते, तो मान लो मैंने कुछ कहा ही नहीं। जैसे ही यह शब्द उसके होंठों से निकले, हु शियानचैन अब चाहे कितना भी अभिनय करना चाहता, वह नहीं कर पाया। उसने झट से अपना हाथ जियांग युवान के हाथ में रखा। उसका खुद का हाथ कांप रहा था और जियांग युवान का हाथ पकड़ते हुए उसका हाथ भी। जियांग युवान ने नीचे देखकर उसके कांपते हाथ को देखा। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, हु शियानचैन मुस्कुराते हुए बोला। केवल वही जानता था कि उसका दिल अभी किस तरह के जज्बात महसूस कर रहा है। इस बार जब वह वापस आया था, चाहे उसके अंकल कितना भी मनाए, रोके या रिश्ते तोड़ दे, वह कभी नहीं हिचकिचाएगा। बस एक वजह थी, वह उसे पाने के लिए वापस आया था। पहले वह बच्चा था, निर्बल, सबके लिए अनदेखा, लेकिन अब वह वही बच्चा नहीं रहा।
उसके पास अब ताकत थी अपनी चाहने वाली को सुरक्षित रखने की। दूसरे परिवारों के लड़के देर से बड़े होते हैं, लेकिन वह अलग था। माँ बीमार थी, पिता भरोसेमंद नहीं, इसलिए उसने खुद ही जल्दी से बड़ा होना सीख लिया। बहुत पहले ही जियांग युआन उसके दिल में बस चुकी थी, जड़ें जमा चुकी थी। राजधानी में इतने सालों तक जिंदा रहने के लिए अगर उसके दिल में वह विश्वास नहीं होता तो शायद वह इतनी मुश्किलें झेल नहीं पाता। जब दोनों एक दूसरे से मिले, उसकी आंखों में अजनबीपन देखकर उसे असहजता हुई। साफ था कि उनके बीच बचपन में जो नज़दीकी थी, अब भी कहीं न कहीं बाकी थी। जैसे जैसे दोनों का रिश्ता गहरा हो रहा था, वैसे वैसे उसके दिल में भावनाएं और भी मजबूत होती जा रही थी। पहले वो सोचता था कि उसके लिए अभी बहुत लंबा रास्ता है। आखिरकार झांग युवान की शक्ल देखते ही पता चलता था कि वह प्यार के मामले को अभी गंभीरता से नहीं ले रही। और ऊपर से वह अभी बहुत ही जवान थी। उसको जल्दी नहीं थी, उसके पास बहुत समय था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान उसे इतनी बड़ी खुशी देंगे, इतनी बड़ी सरप्राइज। हो शियानचेन के हाथ कांप रहे थे और ये देखकर युवान को अचानक एक अजीब सी खुशी हुई। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। लगता है सिर्फ वह ही घबराए नहीं है, हो शियानचेन तो उससे भी ज्यादा घबरा रहा है। ये सोचकर युवान और ज्यादा खुश हुई। चलो दोनों साथ में घबराएं, ये तो सही है। तुम सच में कह रही हो शियानचेन ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वह अपनी आवाज को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी उत्तेजना उसके शब्दों में झलक रही थी। युवान ने हल्का सा सिर झुकाया और उसका चेहरा हैरान कर देने वाली गंभीरता से भर गया। क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? हो शियानचेन जैसे उसकी बात सुने ही नहीं और खुद से कहने लगा, चाहे तुम मजाक कर रही हो या नहीं, मैं तुम्हें गंभीरता से लूंगा, वैसे भी मैं गंभीर हूँ। उसे खुद से बात करते देख युवान मुस्कुरा उठी। सच कहूँ तो हो शियानचेन जब से वापस आया है हमेशा शांत और कंपोज रहता था, लेकिन आज उसने पहली बार अपना कंट्रोल खो दिया। जैसे ही युवान कुछ कहने वाली थी, अचानक एक आवाज ने बीच में टोक दिया, युवान, तुम दोनों दरवाजे पर क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं जाते? जैसे ही वह बात कह दी, उसकी नज़र उन हाथों पर पड़ी जो दोनों ने कसकर पकड़े थे। शब्द उसके गले में अटक गए, न निकल पा रहे थे, न अंदर जा पा रहे थे। तीनों ऐसे खड़े थे, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, बस देखते ही रहते। थोड़ी देर बाद युवान जोर से चिल्लाए, माँ। वू स्यूमेई ने उसकी आवाज़ सुनी और जैसे होश में आए, मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों, ये क्या हो रहा है? जवाब का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से कहा, मत बताना मुझे, तुम दोनों अच्छे हो रहे हो, मैं ये नहीं सुनना चाहती। इतना कहकर वह जैसे कान बंद करके भाग गई और रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। अगर देखा नहीं तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। युवान ने उसकी पीठ को देखा, फिर हो शियानचेन की ओर मुड़ी और हंसते हुए बोली, तुम जाकर सब समझा सकते हो। हो शियानचेन ने घबराए बिना सिर हिलाया और सीधे रेस्टोरेंट में चला गया। युवान भी उसके पीछे चली गई। वू स्यूमेई ने हो शियानचेन को देखा और इशारा किया कि ऊपर जाकर बात करो। जब युवान भी पीछे चलने लगी तो उसने बार बार कहा, तुम यहाँ काउंटर पर रहो। युवान ने उसके कहे पर हल्की मुस्कान दी, लेकिन पीछे नहीं गई। करीब 10-15 मिनट बाद वू स्यूमेई और हो शियानचेन ऊपर से नीचे आए। दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हो शियानचेन युवान के पास आया और उसने तेज आवाज में पूछा, तुम दोनों ने क्या कहा? हो शियानचेन ने वू स्यूमेई की ओर देखा, मुस्कुराया और ऊपर जाते समय दोनों ने क्या कहा यह नहीं बताया। हालांकि मैं मानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम कुछ भी कर डालो। वू स्यूमेई ने युवान की ओर देखते हुए चेतावनी दी, क्या मैं ऐसी इंसान हूँ? जियांग युवान को नहीं पता था कि ऊपर क्या बातें हुई थी, लेकिन वू स्यूमेई ने यह मानने से इनकार नहीं किया कि वे दोनों साथ हो सकते हैं। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि वे दोनों साथ हों, लेकिन उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया। जियांग युवान ने हु शियानचेन की ओर देखा और जोर से पूछा, आप दोनों अभी ऊपर क्या बात कर रहे थे? हु शियानचेन ने बस उसे एक बार देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो हाथ बढ़ाकर जियांग युवान के सिर को छूने लगा, तभी वू स्यूमेई की नज़र उस पर पड़ी। हु शियानचेन हंस पड़ा और हाथ वापस खींच लिया। शाम के खाने के बाद, क्योंकि हु शियानचेन मोटरसाइकिल से नहीं आया था, जियांग युवान ने उसे वापस भेजने की इजाज़त नहीं दी। फिर भी हु शियानचेन जिद पर अड़ा रहा कि वो उसे वापस छोड़े। आखिरकार
वू शियुमेई ने बोलकर उसे रोक दिया और उसने जिद छोड़ दी। रास्ते में जियांग युवान ने वू शियुमेई को साइकिल पर बैठाया। माँ, अभी ऊपर आप और हुयू ने क्या बात की थी? जब उसने अपनी बात पूरी कर ली, तब आप हमारे साथ होने पर क्यों नहीं रुकी? जियांग युवान की आवाज में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। वू शियुमेई गुस्से में बोली, पूछने लायक क्या है? मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। जियांग युवान को सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, आप तो अजीब इंसान हैं। पहले आपने साफ कर दिया कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, और अब फिर गुस्सा क्यों कर रही हैं? वू शियुमेई की तरफ देखते हुए उसने आगे कहा, वैसे भी हम अभी सच में साथ नहीं हैं, बस थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो डेटिंग करेंगे, नहीं तो दोस्त ही रहेंगे। जियांग युवान की बात सुनकर वू शियुमेई अचानक आवाज बढ़ा दी, क्या बोल रही हो? प्यार जो शादी के उद्देश्य के बिना हो, वो सब बदमाशी है। अगर डेटिंग करनी है तो पहले मुझे ठीक से दिखाओ। जियांग युवान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब भी वही पुरानी सोच है क्या? पहले लोग एक दूसरे को देखकर शादी कर लेते थे, अब फ्री लव का प्रचार क्यों कर रही हो? बस थोड़ी देर के लिए साथ रहने की कोशिश है, इसमें क्या गलत है? थोड़ी देर चुप रही और फिर जोर दिया, वैसे भी मैं अभी जवान हूँ। प्यार करना गलत नहीं है। मैंने शादी के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं। वू शियुमेई जियांग युवान की बातें सुनकर और उलझन में पड़ गई। क्या बोल रही हो? शरारत कर रही हो? वू शियुमेई चिल्लाई, यूयू अच्छा लड़का है। मैंने देखा है, उसके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। मैं सोच रही थी कि तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, अगर भविष्य में साथ रहे तो सही चुनाव होगा। लेकिन तुम सिर्फ मजाक के लिए किसी के साथ खेल नहीं सकती। तुम सच में उसके प्रति गंभीर हो या नहीं? जियांग युवान जो साइकिल चला रही थी, वू शियुमेई की बात सुनकर हंस पड़ी। साथ ही वू शियुमेई खुद की नहीं, बल्कि हु शियानचेन की चिंता कर रही थी। क्या चिंता करने वाली बात है? उसकी भावनाओं के साथ खेल। सच तो ये था कि हु शियानचेन की जियांग युवान के लिए भावनाएं बिल्कुल स्पष्ट थीं। वू शियुमेई और बाकी लोग इसे साफ देख सकते थे। बस जियांग युवान, जो अब तक अनभिज्ञ थी, अचानक हु शियानचेन के साथ थोड़ी कोशिश करने के लिए सहमत हो गई। क्या इससे उसे ज्यादा सोचने से रोक पाता? रिश्तों में किसी के जज्बातों के साथ धोखा देना गलत है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। ऐसा मत करो, वू शियुमेई जोर से बोली। जियांग युवान हंस पड़ी और बोली, माँ, आप मुझे कौन समझती हैं? वान झिक्सिन, जो उनके पीछे पीछे चल रहा था, भी हंस पड़ा। मैं कह रही थी, शियुमेई, युआन तुम्हारी बेटी है। दूसरों को तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें नहीं पता, वह वैसी बच्ची नहीं है। जियांग युआन हर काम में बहुत गंभीर रहती है। अगर वह हु शियानचेन के साथ तालमेल बनाने के लिए राजी होती है, तो इसका मतलब है कि वह इसे गंभीरता से ले रही है। वू शियुमेई ने उसकी तरफ देखा और फिर बोली, तुम क्या जानते हो? मैं बस उसे जानती हूँ, इसीलिए मैंने कहा। और फिर उसने उन्हें समझाते हुए कहा, लड़कियां अक्सर दिल से नर्म होती हैं जब कोई अच्छा लड़का अपने दिल की बात सामने रखता है। शुरू में उसे ज्यादा सोचना नहीं आता, लेकिन जब कोई लड़का उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वह खुद को रोक नहीं पाती। और समय के साथ मुझे लगता है कि कभी कभी खुद मुझे भी नहीं पता होता कि वह सच में उसे पसंद करती है या नहीं। इसके अलावा जियांग युआन बचपन से ही सुरक्षित माहौल में बड़ी हुई है, और उसने कभी ऐसे हालात नहीं देखे। भले ही पिछले 6 महीनों में वह काफी समझदार हुई है, लेकिन वू शियुमेई को डर है कि उसकी मानसिक परिपक्वता की कमी के कारण ये छोटी सी घटना दो लोगों के बीच पहले से अच्छी खासी दूरी पैदा कर सकती है। जियांग युआन ने अपने चेहरे पर भाव रोकते हुए गंभीर आवाज में कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वू शियुमेई ने उसके शब्द सुने, और हालांकि अभी भी थोड़ी चिंता थी, उसने और कुछ नहीं कहा। घर लौटने के बाद जियांग युआन सबसे पहले अपने कमरे में चली गई। लिविंग रूम में वान झिक्सिन ने देखा कि वू शियुमेई अभी भी थोड़ी चिंता में है, और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहती हूँ ना, तुम दोनों बच्चों की यही हालत है, तुम्हें तो प्यार ही है मुझसे। यह अच्छी बात है, थोड़ी खुशी भी तो होनी चाहिए। छोटी बच्ची, तू भी मत कहो कि हु ने वादा किया है कि युआन की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक ध्यान नहीं भटकेगा। और वैसे भी अगर युआन इस बार एग्जाम पास कर जाती है और कॉलेज एंट्रेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर चिंता की क्या बात है। वान झिक्सिन की बात सुनकर वू शियुमेई ने आखिरकार राहत की सांस ली और कुछ नहीं बोली। वैसे फैक्ट्री ने मुझे बताया कि कल आना होगा। मुझे नहीं पता, क्या मुझे मेरी सीनियरिटी का पैसा मिलेगा? वू शियुमेई अचानक बोली।
वान जिक्सन ने सिर हिलाते हुए कहा, जा ही दो, जल्दी पैसा मिल जाए तो मन भी शांत रहेगा। फैक्ट्री की बातें करते हुए वू स्यूमे ने सरलता से कहा, मैं सोच रही थी, क्यों न तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तुम्हें पहले जो बीमारी हुई थी, मुझे हमेशा थोड़ी चिंता रहती है। वान जिक्सन के अनुसार उसी वर्कशॉप में बाकी सहकर्मियों को भी फेफड़ों की थोड़ी बहुत समस्या रहती है, लेकिन उनमें से कोई गंभीर नहीं होता। असल में वान जिक्सन का बच जाना बस एक संयोग था, और इस बार भी जियांग युआन के पास दवा थी। अगर फिर ऐसा होता तो शायद इतनी खुशकिस्मती नहीं होती। सुनने में आया कि बेफुट डॉक्टर, गांव के डॉक्टर आसानी से नहीं मिलते। मिस्टर की इतने दिनों से सुकचेंग में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर का चेहरा भी नहीं दिखा। अगर वान जिक्सन फिर उस माहौल में रहे तो उसका भाग्य शायद साथ न दे। खासकर मिस्टर की बातों से, जिनको पहले ऐसी बीमारी हुई है, उन्हें भविष्य में फिर से हो सकती है। इसलिए अगर वान जिक्सन उस वातावरण में रहते हैं तो उनके लिए यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए वू शियुमेई हमेशा बहुत चिंतित रहती थी और चाहती थी कि वान जिक्सन अपनी नौकरी छोड़ दे। भले ही ये थोड़ा दुखद था, लेकिन जान खोने से बेहतर था। वान जिक्सन थोड़ी देर सोच में पड़ा रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अभी रेस्टोरेंट का कारोबार सही रास्ते पर है। युआन ने मुझे पहले भी बताया था कि जब कारोबार सही राह पर होगा तो हम कॉल और होम डिलीवरी का भी काम शुरू करेंगे। उस समय रेस्टोरेंट में नया स्टाफ रखा जाएगा और तब तुम भी मदद कर सकते हो, वू शियुमेई ने आगे कहा। पहले जियांग युआन ने उसे बताया था कि जब बिजनेस स्थिर हो जाएगा तो वो नए कारोबार भी शुरू करेंगे। आसपास काफ़ी लोग काम करते हैं और कभी कभी बाहर जाकर खाना नहीं लेना चाहते तो कॉल करके रेस्टोरेंट से उन्हें डिलीवरी कराई जा सकती है। वू शियुमेई को ये विचार बहुत अच्छा लगा। पहले भी कुछ लोगों ने उससे कहा था कि उनका खाना स्वादिष्ट है, लेकिन कभी कभी यहाँ आ पाना मुश्किल होता है। जियांग युआन के इस आइडिया से बस कॉल करके खाना सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। वान जिक्सन ने वू शियुमेई की बातें सुनकर हल्का सिर हिलाया। ये फैसला 1-2 दिन में नहीं लिया जा सकता। मैं 2 दिन सोचने के बाद निर्णय लूंगा। आखिरकार वान जिक्सन उम्र में वू शियुमेई से कुछ बड़ा था और कई सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। अब अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला करना आसान नहीं था। वू शियुमेई को भी ये समझ में आ गया। थोड़ी देर सोचकर उसने एक कदम पीछे हटा और कहा, अगर तुम सच में नहीं छोड़ना चाहते या किसी और नौकरी में जाना चाहते हो तो कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ कर सकते हो। तुम अभी बीमार तो नहीं हो। फैक्ट्री में आवेदन दे दो कि तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं है और उत्पादन वर्कशॉप में रहना ठीक नहीं है, वू शियुमेई ने कहा। वान जिक्सन को यह सुझाव स्वीकार्य लगा तो उसने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, मैं फैक्ट्री में आवेदन करके देखता हूँ। इन बातों के बाद दोनों ने नहा धोकर अपने अपने कमरे में चले गए। सोने से पहले वू शियुमेई फिर जियांग युआन के कमरे में आए और बोली कि जल्दी सो जाओ। जियांग युआन ने जवाब दिया, दरवाज़ा बंद किया और अपने स्पेस में चली गई। पिछले बीच के हालात सोचते हुए वह फिर से स्पेस से बाहर आई, रसोई में गई और सुबह बची हुई बंस देखी। सुबह उसने काफ़ी मीट बंस खरीदी थी तो कुछ बचे थे। स्पेस में वापस आकर जियांग युआन ने बंस बीच के पास रख दिए। फिर वो उसके पास बैठकर छोटा मियाओ क्या कर रहा है ये देखने लगी। लगभग 7-8 मिनट इंतजार करने के बाद भी मियाओ की कोई हलचल नहीं हुई। पहले जब उसने स्पेस का आड़ू मियाओ के पास रखा था, मियाओ तुरंत उसे खा जाता था, लेकिन इस बार मियाओ ने हिलना तक नहीं शुरू किया। ये देख जियांग युआन ने खुद से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच में बहुत मूर्ख हूँ। ये सिर्फ पौधा है और मैं इसे इंसान समझकर उसे बंस दे रही हूँ। सोचकर ही कितना बेवकूफ़ लग रहा हूँ। ये सोचकर वह उठकर नहाने और सोने लगी। साथ ही वह बंस वापस लेने भी जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बंस को छूने लगा, बंस अचानक उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। जियांग युआन का हाथ अभी भी हवा में था और उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। क्या उसने सच में देखा? क्या बंस अचानक गायब हो गया? जियांग युआन इतनी हैरान हुई कि वह तुरंत सीधे खड़ी हो गई और एक कदम पीछे हट गई। क्या ये छोटा मियाओ अब भी मांसाहारी? ये सोचते ही उसके दिमाग में तरह तरह के डरावने दृश्य आने लगे। सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि अगर यह पौधा मांस खा गया तो वो इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आकाश को भी चीर देगा, अपनी बेलों में पंजे और दांत लहराते हुए सामने आने वाले हर इंसान को खा जाएगा। ये सोचते हुए जियांग युआन ने अपने पैरों की तलवों में तेल लगाकर तुरंत ही स्पेस में गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, जमीन पर कुछ बन की स्किनें गिर गईं
और उनका भराव पूरी तरह गायब हो गया। जेन युआनयुंग कमरे में लौट आए और फिर से स्पेस में जाने से थोड़ा डर गई। उसे डर था कि जैसे ही वह अंदर जाएगी, बेल उसके दिल में घुस जाएगी। कुछ सोचने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए वह बिस्तर पर लेट गई, अपने ऊपर कंबल डाल लिया और सोने की तैयारी करने लगी। धीरे धीरे नींद में जाते समय उसे जैसे कोई मुलायम आवाज सुनाई दी, फैटी, मुझे मांस खाना है। जेन युआनयुंग ने आवाज का पीछा किया और जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसने अचानक देखा कि उसके सामने एक बड़ी बेल खड़ी थी। बेल पर भी एक मुंह उगाया था और वही मुंह बोल रहा था, फैटी, मुझे मांस खाना है। जेन युआनयुंग उस विशाल और भयानक बेल को देखकर बहुत डर गई। वह भागी, पर ऐसा लग रहा था जैसे भाग भी नहीं सकती। बेल उसे चिढ़ा रही थी, अगर पकड़ भी लेती तो पीछा नहीं करती, बस पास पास रहकर बार बार चिल्लाती, फैटी, मुझे मांस खाना है। जेन युआनयुंग डर के मारे पीछे मुड़कर चिल्लाए, अगर मांस खाना है तो अपनी माँ के पास जाओ, मुझ पर क्यों निर्भर हो रहे हो। पर बेल नहीं मानी और अभी भी उसके पीछे थी। आखिरकार दौड़ते दौड़ते वह थक गई और अंत में उसकी ताकत खत्म हो गई। बस जमीन पर धड़ाम से गिर गई, हौंफते हुए। तुरंत उसके कान में बेल की आवाज गूंज उठी, फैटी, मैं ररू पकड़ लिया। जैसे ही यह कहा, जेन युआनयुंग को ऐसा लगा जैसे उसका सिर किसी ने काट लिया हो। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और वह बेहोश हो गई। क्या? जेन युआनयुंग ने डर के मारे चिल्लाया और अपने सपने से जाग गई। वह बिस्तर पर बैठी थी, तेजी से हौंफ रही थी। उसका सारा शरीर और सिर पसीने से भीगा हुआ था और उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। बाहर खड़ी वू जीमे ने उसकी आवाज सुनी, तुरंत दरवाजा खोला और अंदर आए। उसकी हालत देखकर वह तेजी से आगे बढ़ी और जोर से पूछी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा सपना आया? ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर जेन युआनयुंग का माथा छूकर पसीना पोंछा। जेन युआनयुंग ने वू जीमे की आवाज सुनकर होश में आई। आसपास का माहौल देखकर उसने महसूस किया कि वह अपने कमरे में ही है। मुझे नहीं खाया गया ना? उसने चकराती हुई आवाज में पूछा। वू जीमे उसकी बात सुनकर हंस पड़ी, तुम बच्ची, तुम्हें बुरा सपना आया था क्या? ये सुबह सुबह की कौन सी बकवास है? तुम तो बड़ी जिंदा इंसान हो, कौन तुम्हें खा सकता है? जेन युआनयुंग ने राहत की सांस ली और उसका धड़कता हुआ दिल धीरे धीरे शांत हुआ। बस सपना था। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।